जी, तो बुंदेलखंड महाविद्यालय के बीएड विभाग के द्वारा जारी इन ऑनलाइन निःशुल्क यूजीसी नेट जेआरएफ की कक्षाओं में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में बीएड विभाग से आदरणीय डॉक्टर रॉबिन सिंह सर जुड़े हैं। तो आदरणीय डॉक्टर रॉबिन सिंह सर आईसीटी के बारे में मूलभूत समझ विकसित करते हुए आपको इस पाठ से संदर्भित समस्त जानकारी, ज्ञान एवं समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो मैं मयंक त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी, आदरणीय डॉक्टर रॉबिन सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। थैंक आदरणीय यू सर। रॉबिन सर प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करते रहे हैं। आशा है इस लेक्चर में भी आप विद्यार्थियों को अपने परम ज्ञान से प्रकाशित करते हुए उनके भावी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी इस मार्गदर्शन कक्षाओं के माध्यम से इस यूजीसी नेट की तैयारी में पूरी मदद करेंगे। तो मैं एक बार पुनः आदरणीय सर को से आग्रह करूंगा कि आज अपना लेक्चर प्रारंभ करें। आदरणीय जी डॉक्टर जी, रॉबिन सर। थैंक यू मयंक जी। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। क्या ये व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस सर। थैंक यू बेटा। सर चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आईसीटी, उसके यूजेस, उसके बेनिफिट्स, उसके लिमिटेशंस, ये सारा डिस्कशन कर लिया था। आईसीटी के क्या कंपोनेंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे, और हम कंप्यूटर के पार्ट पे पहुंच गए थे। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम लोग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा और हम रिकॉल करते हुए, उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, क्योंकि कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो हमने स्टार्ट ही किया था थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ लोग आज शायद पहली बार जुड़े होंगे इस आईसीटी की क्लास में, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। कंप्यूटर क्या है, इसके क्या डेफिनेशंस हैं, क्या करता है, कहाँ से इसका एटमोलॉजिकल इसका मीनिंग आया, कौन इसके फर्स्ट इन्वेंटर हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। कंप्यूटर को कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च वर्क, ये इसको कहा जाता है। एक तरह से ये क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस है ना। और कंप्यूटर क्योंकि लैटिन वर्ड कंप्यूट से बना है, तो जिसका मतलब है गणना करना। और कंप्यूटेयर एक दूसरा वर्ड हमने डिस्कस किया था, कंप्यूटेयर। कंप्यूटेयर का मतलब हुई गणना करना ही है। तो अब क्योंकि कंप्यूटर इटसेल्फ एक कैलकुलेटर ही है, कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ, जो इन्वेंशन हुई, वो एक कैलकुलेशंस को हाई मतलब बड़े कैलकुलेशंस को इजीली करने के लिए, हमें सुविधा प्रदान करने के लिए इस तरह से एक मशीन के रूप में इसका इन्वेंशन हुआ। तो इसको हम गणक यंत्र, गणना करने वाला यंत्र भी
हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ से एक कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे इसको कैलकुलेटर भी हम इसको, लार्ज कैलकुलेटर भी हम इसको बोलते हैं, है ना, लार्ज कैलकुलेटर। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये कैलकुलेट करने का काम ही करता है, ठीक है। और है क्या, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द प्रोग्रामर या यूजर एंड प्रोवाइड्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट। तो हमने बात की थी कि कंप्यूटर की जो प्रोसेस है वो कैसे काम करती है। ये इनपुट डेटा को सीपीयू तक या प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजता है। तो वहाँ प्रोसेसिंग डेटा की होती है और उसके बाद आउटपुट यूनिट के थ्रू उस डेटा को हमें जिस रूप में, जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है यूजर को, वो हमें वहाँ डेटा मिल जाता है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीन ये इसकी प्रोसेस हैं, तीन इसके स्टेप्स हैं कंप्यूटर के काम करने के। और चूंकि ये बेसिकली क्या है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट ही है ना, कैलकुलेशन यूनिट ही है, कैलकुलेटिंग मशीन ही है। तो इंफॉर्मेशन के लिए, आईसीटी के लिए, चूंकि इसका यूज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम समझ बना रहे हैं कि कैसे आईसीटी में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन को बेटर कम्युनिकेट हम तब कर सकते हैं जब इंफॉर्मेशन हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे में हो, एक ऐसे रूप में हो जिसको कि बेटर कम्युनिकेट किया जा सके। तो यहाँ हम कंप्यूटर की प्रोसेस का लाभ उठाते हैं। हम इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डेटा या इंफॉर्मेशन अपनी सीपीयू तक भेजते हैं और सीपीयू उस डेटा की प्रोसेसिंग करके हमें उस फॉर्म में जो डिजायर्ड है उस फॉर्म में आउटपुट के रूप में हमें देता है। ये चीजें हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली थी, ठीक है। हम चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर 1822 में बनाया और उन्होंने 1834 में एनालिटिकल इंजन के नाम से एक मॉडर्न कंप्यूटर जैसी डिजाइन को उन्होंने इन्वेंट किया। और अबेकस हमने बात की थी, अबेकस, यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अबेकस एक सबसे पहला एक ऐसा टूल है जो चाइना में बना, जो कि कैलकुलेशन के लिए काम आता है, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट वगैरह के लिए जो काम आता है। इस तरह का एक पहला एक तरह से हम कह सकते हैं इसको कि टूल रहा। इसी का जो बेस है, बेस इसने हमें दिया कैलकुलेशन का, और हम बड़ी कैलकुलेशंस इस यंत्र के थ्रू करते रहे। और फिर हमने डिजिटल फॉर्म में कुछ मशीन्स का आविष्कार किया और फिर हमारा एक डिजिटल कंप्यूटर बन के तैयार हुआ। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हमारे आए थे 1940 के करीब। तो हम जो वो पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की, जो जनरेशंस हैं, वो हम आगे अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में। तो इसके बाद हम चल रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे। चलिए, अभी हमने बात की प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर में भी क्या है, हमारे इनपुट है, हमारा प्रोसेस है और हमारा आउटपुट है। तो ये कंप्यूटर की प्रोसेस है। तो उसी हिसाब से कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी तीन तरह की डिवाइसेस के रूप में हमें मिलते हैं। एक है इनपुट डिवाइसेस, एक है प्रोसेसिंग डिवाइस और एक है आउटपुट डिवाइस। तो हम तीनों रूप में इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पहला है इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट। ठीक है जी, चलिए। इनपुट डिवाइसेस में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था, एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। ये वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो डेटा को रिसीव करती हैं या इंस्ट्रक्शन को रिसीव करती हैं। अब रिसीव किससे करती हैं? यूजर से। अगर मैं अपने सिस्टम को चला रहा हूं, मुझे कोई इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में चाहिए, तो मैं कुछ इनपुट पहले सिस्टम को दूंगा, पहले मैं कंप्यूटर को कुछ कमांड दूंगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा। तो वो जो मेरी इंस्ट्रक्शन है, मुझे जो चाहिए उसको ऐसे मैं बताऊंगा कंप्यूटर को। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो मैं इनपुट यूनिट के जरिए दूंगा। तो इनपुट यूनिट मेरे इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा। यहाँ थोड़ा सा ये क्लियर करें, क्योंकि कई बार हम इस चीज से कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जो ये इनपुट डिवाइसेस हैं
वो इसमें लिखा है विच रिसीव डेटा। तो अब ये कायदे में अगर देखा जाए तो ये डेटा रिसीव नहीं करती, ये डेटा सेंड करती हैं सीपीयू को, लेकिन ये रिसीव करती है, हम ये लिख रहे हैं या समझ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये डेटा यूजर से रिसीव कर रही हैं और सेंड किसको कर रही हैं, सीपीयू को सेंड कर रही हैं। ठीक है, तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं विच रिसीव डेटा और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हो फ्रॉम यूजर, तो आपको क्लियर रहेगा, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर। दूसरा क्या करती हैं, ये सेंड इंस्ट्रक्शंस, सेंड इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स टू सीपीयू। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट को ये हमारे द्वारा भेजी गई, यूजर के द्वारा भेजी गई इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर्स को सीपीयू को सेंड करते हैं। तीसरा, इसको हम देख सकते हैं, डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू कंप्यूटर। यहां से आपको ये क्लियर रहेगा। तो वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा एंट्री के काम आती हैं, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के काम आती हैं, जो कंप्यूटर को ऑर्डर देने के काम आती हैं, वो यूनिट या वो डिवाइसेस हमारी क्या हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसमें हमने बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। हमने सबसे पहला जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कीबोर्ड, हमने लाइट पेन, जिससे मैं यूज कर रहा हूं अभी करंटली, लाइट पेन, माउस, सिंपली इन सबके नाम हम जानते हैं, जॉयस्टिक, ये भी डिस्कस हुआ, ट्रैक बॉल, स्कैनर, सब लोग इससे वाकिफ हैं, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, MICR, OCR, BCR, OMR, टच स्क्रीन जिसका मैं यूज कर रहा हूं फिलहाल, और डिजिटल कैमरा। इनमें से देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है या इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बहुत सारे डिवाइसेस के नाम होंगे, तो इसलिए ये सारे नाम हमें एक बार अच्छे से लिख लेने हैं और ये थोड़े से समझ लेने हैं। एटीएम भी हमारा क्या है, एटीएम भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो ये सब हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर है, जो कि बैंक में और शॉप्स में चेक को रीड करने के काम आता है ना। बहुत सारे चेक हैं लार्ज स्केल पर, तो ये चेक पर एक मैग्नेटिक टेप लगी रहती है, उससे ये इनपुट लेता है। ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, जो कि लिखे हुए टेक्स्ट को रीड करके और उसको सिस्टम में भेजने के काम आता है। ठीक है, प्रिंटेड जो हमारा मटेरियल है, प्रिंटेड जो हमारा टेक्स्ट है, जो वर्ड्स हैं, उनको ये सीधे सीधे रीड कर लेता है, तो इसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हमारा है BCR। BCR है बारकोड रीडर। ये आपने देखा होगा कि कई बार हम शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत सारी जो हमारे सामग्री होती है, जो हम बिल कराते हैं, तो वो बारकोड उस पर लगे होते हैं। ठीक है, तो बारकोड स्कैनर से, बारकोड रीडर से वो बारकोड को पढ़ के उसके डेटा एंट्री वो करते हैं। इस तरह से ही हमारे QR स्कैनर भी हैं, है ना, इसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ अलग से भी लिख सकते हैं QR। तो ये QR कोड के रूप में हम जब UPI पेमेंट आजकल हम बहुत कर रहे हैं, तो हम अपना QR कोड व्हाट्सएप या दूसरे मीडिया के थ्रू हम दूसरे व्यक्ति के पास भेज देते हैं, और उनके फोन में QR स्कैनर एप्लीकेशन है, उस स्कैनर से वो अपने UPI को लिंक करे रखते हैं। तो जैसे ही हमारा QR स्कैन वो करते हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट, हमारा नाम और हमारा
जो भी डिटेल्स उनको पैसे भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए चाहिए तो वो मिल जाती है। तो QR स्कैनर भी आजकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है। और OMR आप जानते ही होंगे। OMR आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में जो आप मार्क करते हैं आंसर को, उस मार्क को रीड करके आपको आपके रिजल्ट्स वो बनाने में मदद करता है। तो इस तरह से हमने इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे डिस्कस कर ली थी, थोड़ा रिवीजन हो गया। किसी को इसमें भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब ठीक है? यस कोई सर। बताओ। ओके, चलिए दूसरा है हमारा CPU या प्रोसेसिंग यूनिट हम कहें या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। चलिए, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन है ना, वो डिसीजन मेकिंग में हमारे हेल्प करता है। वो सारे डिसीजन हम अपने ब्रेन से लेते हैं। तो अगर हम कोई भी, हमें कोई रिजल्ट चाहिए, कोई आउटपुट चाहिए, कोई काम करना हो, हाँ, कहीं रीडिंग में, राइटिंग में, कोई भी प्रकार का काम अगर हम करते हैं तो वो हम किससे कमांड लेते हैं? हम अपने ब्रेन से कमांड लेते हैं। ब्रेन हमारा क्या है, वो सारे शरीर को कंट्रोलिंग का भी काम करता है, उसको कमांड देने का भी काम करता है, और उससे आउटपुट लेने का भी काम करता है, और दूसरी चीजों से इनपुट भी लेता है। तो कहने का मतलब ये बीच में एक ऐसी यूनिट है, इसी को इसलिए हम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। केंद्रीय केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटर में है कंप्यूटर के। क्या है? सेंटर में। उसके उसके लेफ्ट में इनपुट है, उसके राइट में आउटपुट यूनिट है। तो एक तरफ से लेता है और दूसरी तरफ को देता है, और बीच में वो क्या करता है? उस कच्चे माल को पकाने का काम करता है। उस इनपुट को इनपुट जो डेटा हमें मिला है, जो इंफॉर्मेशन मिली है, हाँ, उनको प्रोसेस करके अब वो दूसरी तरफ आउटपुट के रूप में देने का काम करता है। तो इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है। और क्या करता है? टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। इसका ये ऑब्जेक्टिव है, इसका ये वर्क है, इसका ये फंक्शन है, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूजर। ठीक है। तो यूजर की इंस्ट्रक्शंस के आधार पर, ऑर्डर्स के आधार पर प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है। ठीक है। और क्या करता है? इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। अब देखिए, ये इंटरप्रेट भी करता है। ऐसा नहीं है कि सीपीयू में अकेले अपने आप कोई काम करने की पूरी क्षमता होती है। सीपीयू के साथ में दूसरी यूनिट्स भी होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। और सीपीयू के साथ में कुछ मेमोरीज भी होती हैं, सीपीयू के साथ में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, सीपीयू के साथ में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो परफॉर्मेंस कराते हैं, जो अलग अलग कार्य करने में मदद करते हैं। तो सीपीयू उन सबको क्या करता है? रेगुलेट करता है, सबको सबको जो है कंट्रोल करता है, सबको सबका क्या करता है? सबको मैनेज करता है। तो एक तरह से मैनेजर है सीपीयू, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि ये अब जो कमांड है, कमांड के रूप में जो क्या मिले हुए हैं? सिग्नल्स कुछ मिले हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस कुछ मिली हुई हैं। तो कुछ क्या है? एनकोडेड एनकोडेड सिग्नल्स हैं। उन एनकोडेड सिग्नल्स से जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से काम कराना है सीपीयू को, है, जिस डिवाइस से सीपीयू को काम कराना है, उस डिवाइस को वो सिग्नल उस रूप में देता है जिस रूप में वो डिवाइस समझ लेती है। तो ये क्या? इंटरप्रिटेशन का भी काम करता है ना। मतलब ये समझाने का भी काम करता है, अर्थ अर्थ बताने का भी काम करता है कि किस रूप में इंस्ट्रक्शन आई है, उसको क्या यूजर को चाहिए होता है, उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो इट इंटरप्रेट्स समझाता है, यानी इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है।
तो जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इंटरप्रेट करके कैरी आउट करता है, सिंपल। ठीक, चलिए अब देखिए सीपीयू में क्या क्या है। सीपीयू कंप्राइजेज एक तो है आपका ALU, ALU मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। जी बेटा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब ये क्या है बेटा ALU? देखिए कंप्यूटर को क्योंकि एक बड़ा कैलकुलेटर कहा गया और बेसिकली जो इसका वर्क है वो डेटा प्रोसेसिंग का है, यानी नंबर्स के साथ खेलने का इसका काम है। तो बहुत ज्यादा क्या करता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, अर्थमेटिक की कैलकुलेशन, अंक गणितीय है, वो क्या करता है प्रक्रियाएं करता है ना, कैलकुलेशंस करता है, गणना करता है। तो इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक बड़ा यूनिट है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो लॉजिक के आधार पर और जो अर्थमेटिक के आधार पर जो प्रोसेस किया जा रहा है डेटा, उसको हैंडल करने का काम हमारा ALU करता है। यहां से प्रश्न आ सकता है कि गणितीय प्रक्रियाओं को कौन सा पार्ट CPU का निर्धारित करता है या उसका आउटपुट जो है वो देने का काम करता है। तो यहां से हमें क्लियर हो जाएगा, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजंस, ये सब किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सब परफॉर्म्ड बाय ALU इटसेल्फ। ठीक है, तो ये है, सिंपली है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। तो प्लस सर इसमें माइनस, ऑप्शन कैसे आते हैं, मतलब ALU तो आप एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट CPU का पार्ट है बेटा। CPU क्योंकि सारे फंक्शन CPU से ही होंगे, सारा ब्रेन CPU है। तो अगर डेटा ऐसा आया कि हमने 2+2 एंटर किया कीबोर्ड के जरिए, तो 2+2 = 4 कौन बताएगा? वो ALU बताएगा। मैंने किया 20x20, तो 20x20 = 400 कौन बताएगा? वो ALU बताएगा। यानी ये गणित का काम करता है, ये हमारा गणित का मास्टर है। ठीक है, तो ये गुणा भाग हमारे, और जो जोड़ घटाना, कंपैरिजन करना, और लॉजिक क्योंकि मैथमेटिकल की एबिलिटी है ना, लॉजिक भी गणितीय एक प्रक्रिया है, और तर्क जो है वो गणित का ही एक पार्ट है। तो ये लॉजिकल यूनिट भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग में लॉजिक का, है ना, रीजन का एक बड़ा रोल है। तो ये दोनों काम, अर्थमेटिक का और लॉजिक का, ये दोनों काम करने के लिए हमारे पास ALU है। यहां से बस इतना ही क्वेश्चन आता है। कंपेरिजन है ना, हाँ। स्टैटिक्स में ये सब होता है। जब हम रिसर्च में, देखिए रिसर्च में जब हम क्या करते हैं, रिसर्च में जब हमारे पास डेटा होता है तो हमारे पास मीन होता है, जब हमारे पास मीडियन होता है, हमारे पास मोड होता है, कोरिलेशन होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस होता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब हमारे पास उनके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, है ना। तो पहले तो हम क्या करते थे, मैनुअली बहुत सारी कैलकुलेशन करते थे। इवन की कंप्यूटर होने के बाद भी बहुत सारे जो स्टैटिकल कैलकुलेशंस हैं वो हम कंप्यूटर से कर नहीं पाते थे। भले ALU हमारे पास पहले भी था, लेकिन ALU की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं थी, ALU के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं थे। और आज क्या है, आज तो रॉ डेटा आप एक बार एंटर कर दीजिए, केवल एक बार रॉ डेटा आपने नंबर्स भी एंटर कर दिए 1000 लोगों के, और या कोई भी इनकम, 1000 लोगों की इनकम, या 1000 लोगों का उम्र, या कुछ भी, या 10,000 या 10 लाख लोगों की भी, तो उसमें से फिर आप कई सारी मैथमेटिकल प्रोसेसेस कर पाते हैं। तो उनके मीन देख पाते हैं, मीडियन देख पाते हैं, है ना, बहुत सारे ग्रुप्स में आप कोरिलेशन देख पाते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस देख पा रहे हैं, उनका NPC आप देख पा रहे हैं। और वो बकायदा हमें किस फॉर्म में हमें प्रेजेंट करके देता है डेटा को, वो टेबल के फॉर्म में देता है, वो ग्राफ के फॉर्म में देता है, वो कर्व के फॉर्म में देता है, वो हमें पिक्चोरियल जो हमारे प्रेजेंटेशन है उसके फॉर्म में देता है। तो ये सब किसका काम है? ये सब ALU का काम है। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, चलिए पहला तो ये हो गया, कंपैरिजन ये करता है, प्लस माइनस आपका डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब करता है। और क्या करता है? लॉजिक का काम, है ना। चलिए, ये सब इसके द्वारा परफॉर्म होता है। दूसरा है हमारे पास
मेमोरी। हाँ बेटा, कंट्रोल यूनिट ले लीजिए पहले, क्योंकि कंट्रोल यूनिट एक इसका एक ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये नियंत्रण इकाई है। ये क्या कर रही है, ये जो ये प्रोसेस कर रहा है कंप्यूटर, है ना, जो डेटा आ रहा है, जो डेटा प्रोसेस हो रहा है, डेटा जा रहा है। एक फैक्ट्री में क्या है, कच्चा माल आता है, वो भट्टी में पकता है, मशीन में पकता है, डिजाइन होता है, डाई में जाता है, उसमें या केमिकल फिजिकल रिएक्शन होते हैं और उसके बाद वो आउटपुट जाता है। तो क्या ये एक ऐसी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन तो नहीं है ना? तो कोई सर ये भी हार्ड। सिस्टमेटिक, हाँ, कोई भी सिस्टमेटिक अगर ऑपरेशन चल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई यूनिट हमारा हमेशा होती है। इवन इवन आप अगर देखेंगे कि हम हमारे अब जिस प्रक्रिया में हम हैं, आप हैं, हम हैं, ठीक है, तो मैं एक इनपुट जो है अपनी डिवाइस के थ्रू इस सिस्टम में भेज रहा हूं, ठीक है, और वो आउटपुट के रूप में आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और जब आप सवाल मुझसे पूछते हैं तो वो इनपुट आपकी माइक के जरिए आपके डिवाइस को जाता है और वो मेरे पास पहुंचता है। तो ये भी क्या है, ये भी इनपुट और आउटपुट इसमें चल रहा है, प्रोसेसिंग भी इसमें चल रही है कहीं ना कहीं। की क्या प्रोसेस चल रही है कि जो मैंने एनकोड किया है एनालॉग सिग्नल, और वो डिजिटल सिग्नल में आपके पास पहुंचता है और आपने जो किया वो मेरे पास आता है। कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा हुआ। आदान तो प्रदान प्रोसेसिंग, करता है। हाँ, तो इस प्रक्रिया में जो रेगुलर चल रही है, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, तो क्या इसमें कंट्रोलिंग नहीं है? कहीं है कंट्रोलिंग। जब मैं बोलता हूं आप अपने माइक को म्यूट कर लेते हैं, और जब आपको बोलना होता है तो माइक को ऑन। तो ये जो आप कब माइक म्यूट अनम्यूट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो क्योंकि कंप्यूटर की भी क्या होती है, लिमिट होती है ना, वो एक साथ बहुत सारा डेटा ले सकता है, ना वो एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है, मल्टीटास्किंग। हालांकि अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने ऐसी डिवाइसेस बनाना शुरू कर दिया है, ऐसे प्रोसेसर हमने बनाना शुरू कर दिया है कि हम बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो सब एक साथ हम कंप्यूटर में चला रहे हैं, है ना। उधर हम अपना वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, उधर अपना म्यूजिक भी सुन रहे हैं, उधर अपना कैलकुलेशंस भी चल रही हैं, उधर हमने कोई डाउनलोड करके भी लगा दिया, उधर हमारे वर्ड टू पीडीएफ भी हमारे अपने आप कंप्यूटर कर रहा है, हमने कोई इसको लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसके बाद भी एक ऐसा यूनिट है जो उसको कंट्रोल करता है ना, कि अनकंट्रोल्ड वे में कोई चीज ना रहे। तो ये कंट्रोल यूनिट सिंपली क्या काम करती है, कंट्रोल यूनिट सिंपली इनपुट आउट प्रोसेसिंग और स्टोरेज को अच्छे से परफॉर्म करें, बेटर सिस्टम से ये सब चलें, ना मेमोरी बहुत ज्यादा भर जाए, ना जो है इनपुट डिवाइस हमारी खराब हो जाए, ना आउटपुट डिवाइस को एक्स्ट्रा लोड मिले। एक ही डिस्प्ले पर जब हम कई कमांड देते हैं तो वो एक कमांड को रोक के दूसरी कमांड को चलाना शुरू करता है कि नहीं करता? आप देखिए, जब आप कई बार गलत कमांड भी देते हैं तो आपके आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाता है, दिस इज नॉट अलाउड, है ना, तो वेट फॉर ए मिनट या इस तरह से ट्राई लेटर। ये सब क्या है, ये सब कंट्रोल यूनिट का काम है ना। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इस प्रक्रिया को, जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट की पूरी प्रक्रिया है, इसको कंट्रोल करने का काम करती है। वही हमारा दिमाग भी करता है, तो ये भी ब्रेन है कंप्यूटर का, है ना, हमारा दिमाग भी तो यही करता है। चलिए, प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या करती है, सुपरवाइज करती है सिंपली, इसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। इट सुपरवाइजेज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, है ना, सीधा इतना सा आप लिख लें। और प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये तीनों चीज हमें याद रखनी। तो ये सबके ऊपर कमांड करता है, ये सबके ऊपर मैनेज करता है, सबको रेगुलेट करता है, कब स्टार्ट होना है, कब स्टॉप होना है। ये भी कंट्रोल यूनिट का ही काम है। बहुत सारे डिवाइसेस को बंद कर देती है। जब आपका डिवाइस, एक सिंपली मैं बात बता रहा हूँ, आपका लैपटॉप जब गर्म होने लगता है, एक टेम्परेचर से ऊपर उसका टेम्परेचर चले जाता है, तो वो कई बार क्या करता है, वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। कई बार जो आपकी डाउनलोड चल रही है उसको डाउनलोडिंग को बंद कर देगा। कई बार आपकी जो बहुत सारी विंडोज आपने खोली हो उनमें से कुछ विंडोज को क्लोज कर देगा। ये सब क्या है, ये उस सिस्टम को खराब होने से बचाने के लिए कंट्रोल करता है ना। जो आपका मेन काम चल रहा है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, उसको वो जो आपकी
मेमोरी है वो लॉस्ट ना हो जाए, है ना, जो प्रोसेस चल रही है वो बीच में अटक ना जाए, तो उस लिहाज से वो क्या करता है, जो कम इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उनको वो बंद कर देता है। तो ये सब काम करने का काम करता है, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग को ध्यान रखता है। सारे जो ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के अंदर उनको स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रोसेसिंग होती रहे, ये टेक केयर करता है। कहने का मतलब ये क्या है, एक केयर टेकर है ना, इसको हम केयर टेकर भी कह सकते हैं, केयर टेकर, केयर टेकर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक, चलिए यहां तक ठीक है सब। तीसरा आपने बताया मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब देखिए मेमोरी का थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान रखना है, कंफ्यूजन जो होता है हमें मेमोरी में होगा, आगे आएंगे रैम और रोम, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये बहुत सिंपल टर्म है, और बहुत सिंपल यहाँ जो है हमारा ये कंसेप्ट है समझने के लिए, कि अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सीपीयू की मेमोरी यूनिट की, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से भी आता है, क्वेश्चन आता है सीपीयू कंप्राइजेज, नीचे लिखा होगा ऑप्शन एएलयू, दूसरा होगा कंट्रोल यूनिट, तीसरा होगा मेमोरी यूनिट, चौथा होगा कुछ और, तो है ना, या फिर आएगा कि ए और बी, फिर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑप्शंस में वो क्या करते हैं, वो एएलयू और कंट्रोल यूनिट के साथ में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हम वहां कंफ्यूजन में आके हम क्या लगाते हैं आंसर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट हम लगाते हैं। तो अगर देखिए क्वेश्चन आता है और उसमें एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट तीनों ऑप्शंस उसमें आते हों, तीनों यूनिट्स उसमें आती हों, तो सीपीयू कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू के पास जो इंटरनल मेमोरी है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए, बूट कराने के लिए, उसके उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए, एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए जो मेमोरी सीपीयू के पास होती है, सीपीयू से अटैच मेमोरी होती है, जिसको आप कंप्यूटर जब कंस्ट्रक्ट होता है, डिवाइस जब बनती है, उसी के साथ उसको लगा दिया जाता है मदरबोर्ड में, तो वो सर, मेमोरी सीपीयू का पार्ट होती है। हाँ बेटा, सर स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं ना बेटा इसकी वो तो। हम आगे बात करेंगे। हम इसलिए हमने कहा कि यहाँ कंफ्यूजन होता है, अभी हम उस डिवाइस की, उस स्टोरेज की बात ही नहीं कर रहे, उस मेमोरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, किसकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मेमोरी। और ये वो मेमोरी है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने लिए रिजर्व रखता है, जो जो अपने काम करने के लिए, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, बस इसमें ये ध्यान रखना, ये यूजर के काम की मेमोरी नहीं है बेटा। ये किसके काम की मेमोरी है? ये कंप्यूटर के काम की मेमोरी है। ये रैम इसमें कहते हैं हम इसको, कैश मेमोरी इसमें होती है, रजिस्टर्स होते हैं, और इसमें रोम भी इसी में आती है। जब आप आगे इसको थोड़ा सा, अभी अभी हम इसके बाद वही पढ़ेंगे टॉपिक, तो हमारी समझ में और आएगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट के रूप में मेमोरी यूनिट को ले रहे हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, दिस इज द डिवाइस that is used to store program and data। ठीक है, स्टोरेज तो है इसमें, लेकिन ये किसके लिए है? ये सिंपली सीपीयू के डेटा के लिए है, ठीक है, और प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर के लिए है। अब आप यहाँ से एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे, ऑल द प्रोसेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, ऑल द processed and intermediate results are also stored in the memory unit। ठीक है, अब आप देखिए जो प्रोसेस जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं,
और इंटरमीडिएट मतलब जिनकी प्रोसेसिंग चल रही होती है ना, वो भी हमारे किस में आते हैं, मेमोरी यूनिट में आते हैं। तो ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे थे केवल सीपीयू के साथ जो मेमोरी अटैच है, जो सीपीयू को बनाती है, जो सीपीयू का एक पार्ट है। सीपीयू के कौन से पार्ट हैं, 3 भाग हैं सीपीयू के, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ये जो मेमोरी यूनिट है ये वो वाली मेमोरी है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो आप बात कर रहे हैं एक्सटर्नल मेमोरी या अदर जो हमारे डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, वो हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ये सीपीयू के जो पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं, एक तो हम बात करें रैम, ठीक है, रोम, कैश मेमोरी होती है, और रजिस्टर। ये सब क्या है, ये सब इनबिल्ट स्टोरेज है कंप्यूटर का, है ना। जो डिवाइस जब जब हमारा तैयार हो रहा है, लैपटॉप या कंप्यूटर, जो सीपीयू जब तैयार हो रहा है तभी उसके साथ में ये अटैच कर दी जाती है। और ये सब ज्यादातर, अभी हम आगे भी इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ केवल समझने वाली बात ये है कि ये हमारे डेली जो कंप्यूटर के अपनी पर्सनल जो ऑपरेशन है उसमें काम आते हैं। रैम भी हमारे वहीं काम आता है, रोम भी हमारे वहीं काम आता है, कैश मेमोरी भी हमारे वहीं काम आती है, और रजिस्टर्स भी हमारे वहीं काम आते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए, प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो मेमोरी काम आती हैं वो हमारे सीपीयू की मेमोरी यूनिट का पार्ट होती हैं। यहां से ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करें आउटपुट यूनिट की। तीसरा जो मेन हमारा पार्ट है या कंपोनेंट है, दैट इज आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, या आउटपुट डिवाइस भी हम इसको बोल सकते हैं, डिवाइसेस, ठीक है, क्योंकि यूनिट किससे मिलकर बना है, डिवाइसेस से मिलकर ही बना है, ठीक। चलिए, तो आउटपुट इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास वो वाले डिवाइसेस जिनसे कि हम कंप्यूटर में जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ है उसके बाद वाला जो हमारा रिजल्ट है, उस रिजल्ट को जब यूजर रिसीव करता है तो उन डिवाइसेस के थ्रू रिसीव करता है, जिन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। यानी बाहर आ गया, अब कच्चा माल मशीन में हमने डाला इनपुट के थ्रू, और बीच में माल को पका रही थी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट, और माल को पकने के बाद जब हमें मिल रहा है तो दैट इज अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, है ना, फ्रॉम द डेटा इज कॉल्ड आउटपुट, और इसे आउटपुट भी हम कहते हैं। आउटपुट हम उसी को कहते हैं कि रिजल्ट जो हमें मिला, क्या आउटपुट आया, पूरे दिन हमने मेहनत की, ठीक है, हमने पढ़ाई की, और शाम को हमने टेस्ट दिया, तो शाम को जो टेस्ट में क्या मिला, हमें टेस्ट में हमें मिले स्कोर्स। तो वो जो हमने प्रोसेसिंग की थी उसके बाद हमें क्या मिला, रिजल्ट मिला, दैट रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड क्या, आउटपुट, उसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड, और द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट, सिंपली हम लिख सकते हैं द डिवाइसेस that are used to display the result, या आउटपुट, आउटपुट मतलब रिजल्ट, और जो इस आउटपुट को, जो इस रिजल्ट को डिस्प्ले करती हैं, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। सिंपल है। परिणामों को, है ना, रिजल्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए जिन उपकरणों की, जिन यूनिट्स की हमें आवश्यकता होती है, जिन यूनिट्स को हम यूज करते हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम आउटपुट यूनिट्स कहते हैं, ठीक। और इनमें हमारे आते हैं क्या, मॉनिटर, मॉनिटर, प्रिंटर, हाँ बेटा, बहुत अच्छे, स्पीकर, साउंड।
मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर और स्पीकर, साउंड हाँ, स्पीकर। और साउंड। साउंड क्या होता है बेटा? ये साउंड तो स्पीकर ही होगा। सर साउंड स्पीकर, वो साउंड जैसे वॉल्यूम तेज करना, उसको सुनना, स्पीकर जो नहीं, बजा। आउटपुट तो हम जिस डिवाइस, हम तो स्पीकर के थ्रू सुन रहे हैं। अब हम धीमी आवाज में सुने या ज्यादा, तो लेकिन डिवाइस तो स्पीकर एक अकेला ही है ना बेटा। जी ठीक है। जी जी सर। तो ये है। चलिए, मॉनिटर मतलब जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, या आजकल टेलीविजन पे भी हम बहुत सी चीज को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, है ना। ब्रॉडकास्टिंग का भी डिस्प्ले कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे डिस्प्ले, बहुत सारे रिजल्ट्स हो रहे हैं। तो मॉनिटर के बहुत सारे क्या हो गए, यूजेस हो गए, है ना। तो मॉनिटर में भी बहुत सारे क्या है, टाइप्स आ गए हैं। सीआरटी मॉनिटर, डिजिटल मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, और 4K, यूएचडी, एचडी, और दुनिया भर के मॉनिटर्स आ गए हैं। लेकिन क्या है, मॉनिटर क्या है, एक डिस्प्ले डिवाइस है सिंपली। ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो ये सिंपली यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा। मॉनिटर हो गया आपका। प्रिंटर, प्रिंटर जो है उस जो मॉनिटर दिखा रहा है डिस्प्ले को, है ना, तो उस फाइल को प्रिंट करने के काम हमारे आता है। तो हार्ड कॉपी देता है। जो मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी दिखा रहा है, चाहे वो कोई फाइल है, एक्सेल है, वर्ड है ना, जो भी हमें दिखा रहा है, जो दिखता है, वो प्रिंटर उसको छाप देता है सिंपली। तो मॉनिटर के बाद काम किसका हो जाता है? प्रिंटर का। जब हमें हार्ड कॉपी में अपना रिजल्ट चाहिए होता है, तो हम प्रिंटर के पास जाते हैं। ठीक है। और प्रिंटर से ही एक और वर्ड निकला है, प्लॉटर। ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लें इसको भी। प्लॉटर कौन जानता है? प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर ही है बेटा। प्लॉटर एक बड़ा लार्ज लार्ज एक प्रिंटर है, लेकिन ये क्या करता है, ग्राफिक्स को प्रिंट करने के काम आता है। ठीक है। हाँ, जब जब हम बड़े पिक्चर्स को, है ना, बड़े ग्राफिक्स सर को जब हम प्रिंट करने हैं, पोस्टर तो तो प्रिंट करते हैं, सर उसमें काम आता है। ये सर हाँ होर्डिंग्स बेटा, वगैरह जब बनाए जाते हैं उनके लिए सर। हाँ हाँ, दैट इज कॉल्ड प्लॉटर। एग्जैक्टली, लार्ज ड्राइंग्स, लार्ज इमेजेस, और कंस्ट्रक्शन प्लान्स, इस तरह के जो चीजें हैं, इस तरह की जो मटेरियल है, उसको प्रिंट करने का, एक लार्ज स्केल पे जो ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए हमें प्लॉटर की आवश्यकता होती है। तो इस वर्ड से थोड़ा कंफ्यूज ना होना, दिस इज टाइप ऑफ प्रिंटर इटसेल्फ। ठीक है। प्रिंटर। स्पीकर की बात हो ही गई। जब हमें ऑडियो के रूप में हमारा रिजल्ट निकलता है, तो वो हम स्पीकर का यूज करते हैं। और प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी हमारे मॉनिटर की तरह ही क्या है, एक डिवाइस है जो कि हमें प्रोजेक्शन के काम आता है ना। थोड़ा सा अंतर यहाँ ये है कि वो क्या करता है, वो हमारे स्क्रीन पे, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है मटेरियल, जो है हमारा डेटा, उसको एक लार्ज लार्ज साइज में क्या करने के काम आता है, प्रोजेक्ट करने के काम आता है। भले वो क्या है, भले वो रिटन मटेरियल है, भले वो ऑडियो है, भले वो वीडियोस हैं, भले वो पिक्चर्स हैं, तो ये इसको लार्ज साइज में प्रिंट करने, वो सॉरी, प्रोजेक्ट करने के काम आता है। ठीक है। तो ये है। और भी कुछ आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है इनपुट, आउटपुट और हमारे प्रोसेसिंग, तीनों डिवाइसेस हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो भी आप बोल सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने इसमें पढ़े हैं, यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं। कई बार रैम रोम में कंफ्यूजन होगा, कई बार इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, कई बार जैसे मैंने बोला सीपीयू के पार्ट में। यहाँ से 2 3 4 यही चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान रखने की हैं। बाकी अभी हम आगे चलेंगे तो वहां से बहुत क्वेश्चन हमें मिलेंगे। आगे बढ़ें। यस सर। जी, चलिए। कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स। ठीक है। अब हम यहाँ मेमोरी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है।
देखिए कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो तरह की मेमोरी हो रही है, ठीक है। मुख्य रूप से दो तरह की मेमोरी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और उनके अंदर कौन सी मेमोरी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी मुख्य हमारे, हाँ बेटा, प्राइमरी मेमोरी एंड और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है बेटा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राथमिक स्मृति भी हम इसको बोलते हैं। अब ये प्राइमरी क्यों बोलते हैं? देखिए प्राइमरी जो चीज होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी सी पहले आती है। वो प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, प्राथमिक मतलब जो पहले आता है, और जो पहले आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेन भी बोलते हैं, है ना, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। जैसे कुछ चीजें प्राइमरी हैं, कुछ चीजें बेसिक हैं, कुछ चीजें मेन हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, है ना। किताब आपके लिए प्राइमरी है, पढ़ना आपके लिए प्राइमरी है ना। और डिवाइसेस जिनसे आपको सीख रहे हैं वो आपके लिए प्राइमरी है ना। दूसरी चीजें जो कि बहुत ज्यादा आपके सफलता में योगदान नहीं करती, है ना, उनको आप क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी हैं। यानी जो पहले जो काम आपके जरूरी हैं उनको हम प्राइमरी कहते हैं, और जो कम जरूरी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक स्मृति इसको कहा जा रहा है। और ये कैसी कैसी होती है? इसको एक तो पहली बात, ये इंटरनल मेमोरी के नाम से, कई बार ये क्या आएगा क्वेश्चन, इंटरनल मेमोरी, है ना, इनमें से कौन सी इंटरनल मेमोरी है? तो इंटरनल मेमोरी में क्या करेंगे? वो कुछ प्राइमरी मेमोरी का एक ऑप्शन रखेंगे, और एक दो तीन ऑप्शन क्या करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी के रखेंगे। या इनमें से कौन इंटरनल मेमोरी नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ से हम ध्यान रखेंगे। एक तो हम इसको इंटरनल मेमोरी कह रहे हैं, ठीक। दूसरा आंतरिक है, आंतरिक स्मृति, क्योंकि ये अभी हमने बात की सीपीयू के साथ रहती है ना। प्राइमरी मेमोरी कहाँ रहती है? स्मृति यूनिट तो सीधे संबंध सीपीयू से होता है सर इसमें। हाँ जी बिल्कुल होगा। अभी आप थोड़ा थोड़ा सुनते रहेंगे तो अभी आपको ये सब क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। इंटरनल मेमोरी हम इसको कह रहे हैं, और इसको मुख्य स्मृति, मेन मेमोरी भी हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। मेन मेमोरी तो मुख्य स्मृति भी है। तीसरा, इसमें लिख लीजिए आप, आपको याद रहेगा कि ये पार्ट ऑफ सीपीयू है, ठीक है, पार्ट ऑफ सीपीयू। अभी भी हमने ऊपर बात की थी कि कौन कौन सी हैं, वहां बात की थी। अब रिकॉल करिए कौन कौन से हमने बात बोली थी। मेमोरी, रैम बोला था, रोम बोला था, कैश मेमोरी बोली थी, और रजिस्टर्स बोले थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्राइमरी मेमोरी, वो सब प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट है, रैम रोम वगैरह, है ना। तो ये सीपीयू के पार्ट है, सीपीयू से अटैच रहती है, सीपीयू के काम आती है। इसलिए क्योंकि सीपीयू इंटरनल यूनिट है और ये भी सीपीयू से अटैच है, तो ये भी क्या हो गई? इंटरनल मेमोरी, सीधा फंडा है, ठीक है। और मेन मेमोरी इसलिए है ये भी क्योंकि सीपीयू की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर ऑपरेशन के लिए ये काम आती है, इसलिए इसको मेन मेमोरी। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, ये भी ध्यान रखना है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, ऑपरेशंस नहीं होंगे। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बिना कंप्यूटर चल जाएगा, वो केवल क्या करने का काम करती हैं? वो आउटपुट को स्टोरेज करने का काम करती हैं, लेकिन ये प्रोसेसिंग का काम कर रही है। यहां से थोड़ा सा आप समझेंगे कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो प्रोसेसिंग में काम आ रही है, और जब प्रोसेसिंग ही नहीं होगी तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कच्चा माल हमारा हमने भेज दिया फैक्ट्री में, और कच्चे माल को पकाया ही नहीं गया, तो वो जो खाली बोरे रखे हैं, खाली कार्टन रखे हैं, खाली जो स्टोरेज जो हमारे पास रखा है, जिनमें बैग भर के हम सप्लाई करेंगे माल को, तो उन बैगों का कोई मतलब नहीं है अगर हमारे मशीन में जगह नहीं है, हमारी मशीन में पहले से माल फंसा हुआ है। यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो ये वो जगह है, ये वो जगह है जो उस मशीन में उस कच्चे माल को डालने का काम और उसको प्रोसेस करने के काम आती है। कहने का मतलब ये है, ये मेमोरी अगर हमारे पास अवेलेबल है, ये मेमोरी अगर खाली है कंप्यूटर की, तो फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, ठीक है। और आगे आप समझेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये पार्ट ऑफ सीपीयू है, और इसमें लिमिटेड स्टोरेज एंड हाई स्पीड होती है। देखिए इसलिए भी इसको हम क्या कहते हैं, इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कि इसका जो स्टोरेज है वो कैसा रहता है। ये छोटी छोटी मात्रा में होती है। जैसे मान लीजिए रैम, अभी आपको सब ज्यादातर लोगों को पता हो गया कि अभी लैपटॉप में जो जनरल हम लोग यूज करते हैं पीसी घर में, उनमें कितनी रैम आती है? कहीं 4 GB या कहीं 8 GB। अभी कुछ जो अच्छे आने लगे हैं सिस्टम, जिनमें कि हम ज्यादा चाहते हैं कि काम अच्छा हो,
ज्यादा वो मल्टीटास्क कर सकें, तो वो 16 GB रैम या 32 GB रैम अब देने लगे हैं, यही है ना? 64 भी देते हैं सर। 64 भी दे रहे होंगे बेटा, लेकिन अभी 32 और 64 भी कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा नहीं है। अभी आप देखिए आपका जो डिवाइसेस है, आपके जो फोन है, उसमें 256 GB आपको एक मेमोरी मिलती है, उसे सेकेंडरी मेमोरी हम कहेंगे। तो वो भी आपका कितना 1-2 साल के भी काम नहीं आती। 1-2 साल में क्या होता है, वो सब स्टोरेज आपका फुल हो जाता है। तो अब क्योंकि ये क्या है, ये CPU का पार्ट है और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये एक जगह चाहिए होती है। ये एक वो खाली जगह है जिसमें कि आप अंदर गोदाम से माल लाकर इस जगह व्यवस्थित करके रखेंगे और जरूरत पड़ने पे वो आगे आप सप्लाई करेंगे। तो जितना आपके पास ये वाला स्पेस होगा, उतने ही आप क्या कर पाएंगे, आप गोडाउन से माल को लाके अलग अलग उसके डिवीजन बना के क्लासिफिकेशन करके आप उसको रख सकते हैं, व्यवस्थित आपकी प्रक्रिया आगे चल सकती है। लेकिन आपके पास गोदाम में बहुत माल है, गोदाम में बहुत जगह है, लेकिन आप जब जहां लाके उसको सामने रखते हैं, जहां से आप क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जहां से आप पैकिंग करते हैं, जहां से आप आगे डिस्प्ले करते हैं, लोगों को दिखाने का काम करते हैं, पार्टी को दिखाने का काम करते हैं, वहां आपके पास जगह नहीं होती है। तो आपके पास अगर 20 तरह के क्या है आइटम्स हैं और जगह अगर आपके पास नहीं है उतनी अलग अलग उनको रखने के लिए, तो क्या होगा, एक ढेर, वो सभी आइटम का एक ढेर लग जाएगा। जब सभी आइटम का ढेर लग जाएगा, तो जब पर्टिकुलर आइटम मांगा जाएगा आपसे, तो आप प्रॉपर्ली उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये सेम जो काम करता है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में रैम करती है। आगे हम ये बात और डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी तो प्राइमरी मेमोरी में हम एक तरह से क्या एज अ होल रैम रोम दोनों की बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ ये समझना है, प्राइमरी के पार्ट में हम रैम और रोम की बात आगे करेंगे, लेकिन दोनों के फंक्शन क्या है, दोनों इंटरनल है, दोनों मेन मेमोरी है, दोनों को पार्ट ऑफ CPU कहा जा रहा है। और अभी हम बात कर रहे थे लिमिटेड स्टोरेज है, ये भी इसकी एक क्वालिटी है, या इसका एक ड्रॉबैक कहें, या इसका एक स्पेसिफिकेशन कहें, ठीक है? लिमिटेड स्टोरेज, लेकिन क्या है इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, हाई स्पीड। क्योंकि ये हाई स्पीड इसलिए है कि जो CPU के फंक्शनिंग के लिए ये काम आती है। हाई स्पीड, सीमित आकार लेकिन उच्च गति होती है, ठीक है? और ये क्या होती है, ये डायरेक्ट, ये देखिए यहीं से प्रश्न निकलेंगे बेटा, बहुत ध्यान से यहाँ आपको ये समझने, डायरेक्ट एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल बाय द CPU। CPU इसको सीधे सीधे एक्सेस कर लेता है, यूजर की जरूरत नहीं होती, कोई कमांड देने की जरूरत नहीं होती, CPU के लिए ये अवेलेबल रहती है। और सिस्टम की इमीडिएट फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है, क्रूशियल है ये ध्यान रखना। यहां से आपको अंतर भी नजर आएंगे, यहां से आपकी क्लैरिटी भी आएगी। ये क्रूशियल फॉर सिस्टम्स, सिस्टम मतलब कंप्यूटर, सिस्टम्स इमीडिएट, इमीडिएट मतलब तत्काल। अभी जो हम काम कर रहे हैं, अभी जो हमने कमांड दिया, उस कमांड को, है ना, उस कमांड को ऑपरेट करने के लिए वो एक सॉफ्टवेयर को कमांड देता है CPU। उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, उसको इधर उधर कमरे में घूमने के लिए जगह चाहिए, है ना, वो जगह ये देता है। तो क्रूशियल फॉर सिस्टम्स इमीडिएट फंक्शनिंग, ठीक है? यहां तक ये हो गया। यूज्ड फॉर, देखिए अभी हम थोड़ा सा और इसमें एक दो बात समझ लें। माइक किसी का ऑन है बेटा? माइक यूज्ड फॉर स्टार्टिंग एंड रिट्रीविंग, रिट्रीविंग मतलब जैसे गोदाम से माल बाहर लाना, है ना? रिट्रीविंग मतलब टू गेट बैक, रिट्रीविंग डेटा दैट इज एक्टिवली बीइंग यूज्ड, है ना? और इसकी क्वालिटी फास्टर, ये फास्टर तो हो ही गया, हाई स्पीड तो यहाँ आई गई। ये सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले क्या है, फास्टर है। एक बार फिर से इसको लिख लो, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? तो कौन कौन सी बातें हमने देखी? इंटरनल मेमोरी हम इसको कह रहे हैं, ठीक? इसको हम क्या कह रहे हैं, मेन मेमोरी कह रहे हैं, CPU का पार्ट है ये, लिमिटेड स्टोरेज है, ये ध्यान रखना, ये लिमिटेड है, इसीलिए फोकस किया जाता है कि रैम जो है वो ज्यादा रैम का आप लैपटॉप लें, जो भी डिवाइस आप ले रहे हैं
वो क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर आपको बहुत सारे रन कराने होते हैं, तो वो कहाँ रन करते हैं, वो उसी में रैम में या रोम में, यानी प्राइमरी मेमोरी में रन करते हैं। तो इसलिए ज्यादा रैम का हम लैपटॉप ले रहे हैं। और ये स्पीड इसकी हाई स्पीड होती है क्योंकि इसको प्रॉपर फंक्शनिंग करनी होती है। तुरंत जैसे ही हम क्लिक करते हैं गूगल पे तो तुरंत वो गूगल खोलता है। कोई अगर हम अपने जो स्टोरेज है या अपने जो फाइल्स हैं उन फाइल्स पे हम क्लिक करते हैं, तुरंत वो फाइल खोल देता है। उसमें बहुत सारे फोल्डर आ जाते हैं, डाउनलोड्स आ जाता है, सेव्ड आ जाता है, और बहुत सारी ऑडियो वीडियो ये वो सब बहुत सारे, जिस भी आइकन पे हम क्लिक करते हैं वो फटाफट खुल जाता है। और जब हमारे रैम में या रोम में जगह कम होने लगती है, लैपटॉप पुराना होने लगता है, तो किसी वजह से वो रैम क्या होने लगती है, थोड़ी पड़ने लगती है, छोटी पड़ने लगती हैं। तो फिर क्या होता है, वो प्रोसेस लेट कर देता है। देखे नहीं, जब पुराना डिवाइस हो जाता है तो क्या होता है, तो ओपनिंग ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट होने में टाइम लेगा। पहले तो आप बटन दबा देंगे, वो बूटिंग करता रहेगा, वो देर में स्टार्ट होगा, फाइल आपकी देर से खोलेगा, इंटरनेट उसमें स्लो होगा। ये सब क्या है, ये सब है फंक्शनिंग। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, देखिए ये लिखा था, इमीडिएट फंक्शनिंग के लिए ये काम आती है। और दूसरा, डायरेक्ट एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, सीपीयू की पहुंच में ये रहती है। ठीक है, और सीधा स्टार्टिंग के काम आती है और रिट्रीविंग डेटा के काम आती है। और ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर मेमोरी है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे रैम और रोम। दो तरह की इसमें मेमोरी है। पहली है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम। अब ये ध्यान रखना कि प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, और दूसरा पार्ट है रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान कर लेनी है, लिख लेनी है, और इसको समझ लेना। ये नोट्स में भेजूंगा ही, तो इनको थोड़ा सा एक बार और फिर आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो है रैम। अब रैम क्या करती है, रैम और रोम में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहता है, तो अभी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए, रैम को कहा जाता है, अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास स्टोरेज बहुत है, हमारे पास गोडाउन है, उसमें हमारे पास सब बहुत सारा माल है। लेकिन जब हम उस माल को सामने पार्टी के लिए देने के लिए लाते हैं, तो गोडाउन से माल लाकर जो सामने हमारे काउंटर पे रखा जाता है, तो हम उसका वहां पे क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, है ना। तो वहां डिस्प्ले के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वहां रखने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए, वहां मूवमेंट के लिए जगह होनी चाहिए। वहां अगर हम प्रॉपर उसको अलग अलग क्लासीफाई करके रखते हैं, तो हमारी जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से होगी। और अभी हमने बात की कि सीपीयू जो प्रोसेस करता है, तो सीपीयू जब सॉफ्टवेयर रन कराता है, सीपीयू जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराता है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है उसके प्रोसेसिंग के लिए जगह चाहिए होती है। वो जगह हमें रैम से मिलती है, और वो रैंडम एक्सेस इसलिए कह रहे हैं कि सीपीयू उसको फटाफट एक्सेस कर लेता है। सीपीयू के लिए वो खाली जगह का काम करती है। जैसे एक बड़ा कमरा है, तो उसमें आप क्या करेंगे, गोडाउन से फटाफट लाके माल उस बड़े कमरे में आप अलग अलग रख देंगे। जो भी माल चाहिए, जो भी पैकेट आपको चाहिए, वो आपको दूर से दिख जाएगा, फटाफट आप उसको उठा लेंगे। लेकिन अगर आपके पास वो स्पेस कम होगा, तो आपके जो अलग अलग प्रकार के जो माल हैं, बॉक्स है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो दूर से पहचाने नहीं जाएंगे। उनको तलाशना, उनको आउटपुट में ले जाना, उनको रिजल्ट में ले जाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये है, इसमें 2-3-4 बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कैसी मेमोरी है, ये टेम्परेरी मेमोरी है ना, अस्थायी मेमोरी है, इसको बोलते हैं इट्स वोलेटाइल, है ना, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, मतलब अस्थायी, जो कि परमानेंट नहीं रहती, टेम्परेरी इसको बोल सकते हो, टेम्परेरी। अब देखिए ये क्या कर, अभी हमने बताया, जैसे आपने कोई कमांड दिया, कमांड आपने फाइल खोला, तो आपकी फाइल को कहां से ला रहा है, गोडाउन से। आपकी फाइल को स्टोरेज डिवाइस से ला रहा है, लेकिन रैम में ला रहा है, वो रैम में ला रहा है। और रैम में आपने क्या किया, डिस्प्ले पे आप काम कर रहे हैं, आपने उसमें कुछ ऐड किया, कुछ उससे प्रिंट लिया, और फिर आपने कंप्यूटर बंद किया। तो बंद करने पर क्या होगा, बंद करने पर वो फिर जो माल था बचा हुआ, वो कहाँ, वापस गोडाउन में चला जाता है, तो रैम फिर खाली रहती है। तो फिर अगले बार जब आप दूसरी फाइल खोलते हैं, तो वो फिर फाइल जो है सेकेंडरी स्टोरेज से पहले रैम में आती है, और फिर रैम से उसका प्रोसेसिंग होती है। तो एक तो चीज ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है
कि जो सेकेंडरी स्टोरेज हैं, जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनमें जो फाइल्स हैं, उनमें जो स्टोरेज है, वो सीधे सीपीयू उसको एक्सेस नहीं करता, उसको मेन मेमोरी में पहले लाना पड़ता है, रैम में पहले लाना पड़ता है। यानी गोदाम से माल उठा के पहले आगे जो हमारी स्पेस है काउंटर पे, या आगे जो हमने डिस्प्ले स्पेस बना रखा, वहां रखना पड़ता है, समझ रहा है। तो वहां हमें इसलिए रैम में ज्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, इट स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली, ठीक है, स्टोर्स डेटा टेम्पोरेरीली, ठीक है, अस्थायी रूप से स्टोर करता है, किसके लिए, फॉर प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस के लिए और प्रोसेसेस के लिए ये टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है डेटा को, ठीक है, टेम्परेरी स्टोर्स डेटा दैट द सीपीयू नीड्स व्हाइल परफॉर्मिंग टास्क। सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए उसको स्टोरेज डिवाइस से लेकर ये सामने फटाफट रखता है, समझ में आ रहा है। डेटा इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। और हमने बात की, जब हम या तो फाइल को क्लोज करते हैं तो वो डेटा वापस चला जाता है, या डिवाइस अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को हम ऑफ करते हैं तो वो डेटा वापस चला जाता है, या बीच ऑपरेशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब भी वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो ये डेटा लॉस्ट होने वाली जो बात है, इसी को हम कहते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब अस्थायी। जब सिस्टम ऑफ करने पर जो रैम में जो फाइल है, रैम में जो मेमोरी है, रैम में जो स्टोरेज आता है, वो तत्कालिक आता है थोड़ी देर के लिए, तो वो चला जाता है वापस। इसी गुण को या इसी बात को, इसकी या इसी विशेषता को क्या कहा जाता है, वॉलेटाइल, है ना। तो ये मेमोरी कैसी है, अस्थायी, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। यूज्ड फॉर, यहां से फिर ध्यान रखेंगे, यूज्ड फॉर रनिंग एप्लीकेशंस, used for running applications and the operating system, ठीक है। एप्लीकेशंस को और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए काम आती है। ये खाली जगह है जिसमें कि लोग आ जा सकें, जिसमें कि सामान रखा जा सके, जिसको कि व्यवस्थित रूप से आप चीजों को रख सकें और उनको इधर से उधर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आप पलट सकें। कहने का मतलब सिंपली ये है। तो ये वो स्पेस है ना, कि जिस जो मशीन में चाहिए होता है चीजों को उसमें अंदर डालकर घुमाकर उसको बाहर निकालने के लिए, और जब निकालने के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर ये स्पेस खाली हो जाता है, ठीक है। और इसकी स्पीड कैसी होती है, बहुत तेज इसकी स्पीड होती है, ठीक, स्पीड इज वेरी हाई। तो रैम की स्पीड क्या है, वेरी फास्ट। रैम की स्पीड क्या है, बहुत तेज स्पीड है रैम की। अब आप यहां से ये समझें कि रैम और रोम, आगे हम रोम की बात करेंगे, रैम और रोम दोनों मिलकर प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, दोनों मिलकर प्राइमरी मेमोरी बनाते हैं, और जो कि दोनों ही डायरेक्टली एक्सेसिबल है सीपीयू से, दोनों ही सीपीयू की और सॉफ्टवेयर की और सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम आते हैं। दोनों ही सिस्टम की इमीडिएट फंक्शनिंग के लिए क्रूशियल हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है, जैसे वोलेटाइल पे क्वेश्चन आएगा जरूर, बहुत आता है, लेकिन आप देखेंगे तो प्राइमरी मेमोरी में रैम जो है ये तो वोलेटाइल है, लेकिन रोम जो हम आगे पढ़ेंगे वो वोलेटाइल नहीं है, वो स्थायी है। उसमें जो लिखा गया है, उसमें जो निर्देश दिए गए हैं, वो उसमें परमानेंट रहते हैं, है ना। लेकिन उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज से कंफ्यूज ना करें, उसको हम किसी तरह की दूसरी मेमोरी से हम कंफ्यूज ना करें। वो भी क्या है, वो भी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। अभी आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो दूसरा इसका पार्ट है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, इसको क्या किया जा सकता है, केवल इसको पढ़ा जा सकता है। तो पढ़ने का क्या मतलब है, यहां कौन बताएगा। रीडिंग और राइटिंग, मेमोरी को रीड करना और राइट करने से क्या अर्थ है भाई, कोई बताएगा।
आवाज आ जो रही है सर ठीक? डेटा, हाँ यस बेटा, सर, हाँ सर जो डेटा सुन रहे होता है उसको लिखने एवं डेटा प्राप्त करने में पढ़ना तो कहते हैं। ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए। रीड का मतलब है मेमोरी में डेटा को स्टोर कराना, कहने का मतलब है ना। जी जी तो जी इसको हम थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। रीड का मतलब है उस डेटा को डिस्प्ले करा लेना, उस डेटा को देख यस लेना, है ना, उस डेटा से यस काम सर, लेना, है ना, क्या है यस जो सर, मैंने एक फाइल बना के डाली है और मैं उस फाइल को देख रहा हूं, तो वो रीड कर रहा हूं मैं, है ना। भले जी उसमें जी रीडिंग का मटेरियल है, भले उसमें सुनने का मटेरियल है, भले उसमें पिक्चर देखने का है, या उसमें फोटो है, या उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ भी है। तो रीड का मतलब डेटा को लेना, और राइट का मतलब डेटा देना। राइट का मतलब डेटा को देना, सेव करना, सेव करना, सेव, सिंपली बात है। तो ये वर्ड यहाँ पे टेक्निकल भाषा में ये काम आते हैं। तो ये वाली मेमोरी जो है बेटा, इसमें जो डेटा पहले से सेव कर दिया गया है, उसको केवल आप क्या कर सकते हैं, काम ले सकते हैं उससे, है ना। उसको क्या देख सकते हैं, या वो जो निर्देश हैं उनसे सिस्टम काम लेगा। उनको आप डिलीट नहीं कर सकते, उनमें नया कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, उन 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 इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को आप चेंज नहीं कर सकते। ये है इस मेमोरी का मतलब। यहीं से आपको एक प्रश्न यहाँ यहाँ से सॉल्व होंगे, और यहीं से ये कंफ्यूजन दूर होगा रैम और रोम का। तो इसीलिए ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है ना। तो ये नॉन वोलेटाइल का मतलब ये नहीं है कि हार्ड डिस्क है, या ये कोई ऐसा डिवाइस है जो इसमें से आप तुम अपना फोटो डाल दो तो जीवन भर के लिए यहीं बना रहेगा, नहीं। ठीक है, स्थायी ये, स्मृति है, हाँ बेटा, हाँ ये स्थायी डिवाइस के स्मृति लिए, है ये। हाँ स्थायी स्मृति है, लेकिन ये किसके काम आती है, ये आपके काम नहीं आती बेटा। नॉन वोलेटाइल है, पहली बात तो ये है, ठीक है, स्थाई है ना, स्थाई, ये मिटती हार्ड नहीं है। डिवाइस या मेमोरी कार्ड में काम आती है ये सीपीयू के, अब ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है ना। अभी हम बात कर रहे थे प्राइमरी मेमोरी में जी रैम जी और रोम दोनों सीपीयू के काम आती हैं, और हमारे सिस्टम को फंक्शन कराने के काम आती हैं, स्टार्ट और उसको क्लोज करने के काम आती हैं, जो हम फाइल खोलते हैं उनके काम आती हैं। और बहुत सारे जो हमारे कमांड हैं, सारे कमांड यूजर नहीं देता, सारे कमांड मैं अपने लैपटॉप में मैं नहीं देता, है ना। बहुत सारे कमांड लैपटॉप में कौन देते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो पहले से डले हुए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो पहले से डली हुई हैं, वो अपने आप कमांड वहां से सीपीयू उनको देता है। तो वो कमांड कहाँ लिखी हुई है बेटा, वो कमांड लिखी हुई है रोम में। अब जैसे मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में क्या आता है, घड़ी आती है, टाइम दिखाता है, वेदर दिखाता है। अभी डिस्प्ले पे आजकल क्या चल रहा है, बहुत आजकल चल रहा है AQI बहुत खराब, AQI बहुत खराब। रोजाना हम लैपटॉप खोलते हैं तो वो बता देता है आपकी हवा बहुत खराब है, तो वो AI का पार्ट है। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये सूचनाएं देनी है यूजर को, तो ये मैंने तो नहीं पूछा, ये सिस्टम में पहले से पड़ी हुई हैं, ये लिखी हुई है मेमोरी, ये ही है बेटा रोम, है ना। जो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में काम आती है, जो आप ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो ऑन करने के बाद जो डिस्प्ले नजर आता है, जहां जो आइकन है उसका, वो वहीं नजर आता है, वो इधर उधर तो नहीं होता। तो वो इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है ना। कितने कैसे खोलना है, कैसी आवाज करनी है। जैसे नोकिया का फोन पहले आता था तो हैंड शेक करता था, ठीक है। और अब ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कंपनी के जो डिवाइसेज हैं, जब ऑन होते हैं तो अपना लोगो देते हैं, है ना। अभी सरकार ने जो टैब और सेल फोन जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं स्टूडेंट्स को, उनमें सरकार ने उनकी रोम में डाल दिया है कि वो मुख्यमंत्री का फोटो दिखाएंगे या प्राइम मिनिस्टर का फोटो दिखाएंगे, जो भी है। वो सब क्या है, पर चेंज वो भी तो मेमोरी है ना बेटा, वो मेमोरी है, और वो उसको केवल आप देख सकते हो, इसीलिए उसको रीड कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं ठीक कर है। सकते हैं। हाँ, दैट इज कॉल्ड रोम। यहां से आपको समझ में आएगा कि रैम का क्या मीनिंग है, रैम की क्या विशेषता है और रोम की क्या विशेषता है। और रैम में कोई चीज लिखी नहीं जाती, रैम में कोई चीज आती है, थोड़ी देर के लिए रखी जाती है, वापस चली जाती है। अस्थाई मतलब थोड़े देर के लिए, टेम्परेरी, तो उसको हम अस्थाई यानी वॉलेटाइल कहते हैं, और वो बंद करने पर खाली हो जाती है, ठीक है। और इसको स्थाई कह रहे हैं क्योंकि ये बनी हुई है, इसको हम हटा नहीं सकते, एक तो इसलिए हम स्थाई कह रहे हैं। दूसरा, रीड ओनली इसलिए कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है उसे पढ़ लो, उससे काम चलाओ, उससे कंप्यूटर काम चलाएगा।
उससे सिस्टम काम चलाएगा, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे सॉफ्टवेयर चलेंगे, यूजर उसमें फेरबदल नहीं कर सकता, इसलिए बेटा उसको रीड ओनली मेमोरी कहा गया है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. रैम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट permanently stores essential, अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, essential data needed for बूटिंग। बूटिंग मतलब स्टार्टिंग, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे ऑन होता है, कैसे उसके फंक्शन अपनी जगह पे आते हैं, है ना, कैसे वो कनेक्ट होता है, ये सारे है बूटिंग की प्रोसेस। फॉर बूटिंग एंड बेसिक ऑपरेशंस, बूटिंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बूटिंग। तो बूटिंग इज जस्ट क्या है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर और इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सिंपली, यानी कंप्यूटर चालू करना, यही बूटिंग है बेटा, है ना, कंप्यूटर का ऑन होना, यही बूटिंग है। तो बेसिक ऑपरेशंस के लिए ये देखिए, इससे समझ में ये आया कि ये यूजर का नहीं है, जो कंप्यूटर को कमांड दे रहा है ये मैं कमांड दे रहा हूं, तो मैं रोम का काम नहीं मेरा, रोम से मैं कोई लाभ नहीं लूंगा। रोम किस काम में आएगी, रोम आएगी एसेंशियल डेटा देने के लिए, केवल बूटिंग के लिए, है ना, और किसके लिए, बेसिक ऑपरेशंस के लिए ये काम आएगी। तो ये कंप्यूटर में पहले से ही फिक्स है कि जब ये बटन दबाया जाएगा तो ये डिस्प्ले देगा, जब ये बटन दबाया जाएगा तो ये आवाज करेगा, ये दबाया जाएगा तो ब्राइटनेस बढ़ाएगा। ये सब कमांड कहाँ है, ये सब कमांड रोम में है, और इनको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ए से ए प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले पे क्या आता है, ए आएगा, है ना, अगर आप बी प्रेस करते हैं तो बी आएगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि बी प्रेस करने पे आप सोचें कि ए आ जाए, तो वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए दिस इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, है ना। लेकिन आजकल इसके भी कुछ पार्ट आ गए हैं, आपने भी हो सकता है शायद कहीं पढ़ा हो, मैं अगली क्लास में थोड़ा सा इसके एक दो नाम है वो बताऊंगा। इसमें भी थोड़ा सा पार्ट ऐसा हो सकता है जो कि प्रोग्रामेबल है, जो कि रिटन है, और जिसमें थोड़ा सा इरेज करके उसको चेंज भी किया जा सकता है। तो ये इसके रोम के पार्ट हैं, अभी वहां हम तो कंफ्यूज ना करें, अभी हम इसको बेसिकली ऐसे ही समझें, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने बात की थी रैम में क्या है, वॉलेटाइल है, डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, या तो कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो रैम का डेटा लॉस्ट हो जाता है, रैम में नहीं रहता, लेकिन इसका डेटा लॉस्ट नहीं होता, इसको हम स्थायी मेमोरी कह रहे हैं, ठीक है, परमानेंट हम इसको मेमोरी कह रहे हैं। इसमें जो है वो रहेगा, भले आप बैटरी निकाल दें, भले आप कनेक्शन हटा दें, भले आप इंटरनेट बंद कर दें, भले आप कंप्यूटर को बगैर शट डाउन किए प्रॉपर सेव किए कोई भी प्रोग्राम आप बंद कर दें, तो वो इसमें जो है वो लॉस नहीं होगा, समझ रहे हैं। इसमें बेसिकली इसमें तुम्हारी चीज है ही नहीं, ये समझने वाली बात है, प्रश्न यहां से आप सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसमें वो कमांड है जो कंपनी फिटेड है, समझ रहे हैं, जो कंपनी फिटेड कमांड है वो है, तो डिवाइस को टर्न ऑफ करने पर इसका डेटा रिटेन रहता है, लॉस नहीं होता, समझ रहे हैं। चलिए, used for system bias, BIOS, ये देखिए टर्म होती है BIOS। BIOS का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये लिख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को हम शॉर्ट में BIOS बायस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये भी वही है ना, ये जो है इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो प्रोसेसिंग है CPU की, उसको ये कहा गया है। तो ये भी सिस्टम बायोस के लिए, सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम आती है, यूज फॉर सिस्टम बायस। तो बायस का कई बार क्या है, ये आ सकता है टर्म, क्या है ये, है ना, और इसकी जो स्पीड है वो हाँ बेटा, PIOS एक प्रोग्राम है जो इनपुट डिवाइस में होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में। हाँ बेटा, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो ये CPU का एक पार्ट है ना जी। ये इसमें जो प्रोग्राम है वो पहले से ही कंपनी फिटेड है ना, वही जी, वही जी। हम बात कर रहे हैं। तो रोम
रोम इस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को ऑपरेट करता है। वही ये बात घुमा के कह दिया है, ठीक है। अब हम बात करें स्पीड की, अभी हम बात कर रहे थे रैम की स्पीड बहुत ज्यादा है और रोम की स्पीड क्या है, थोड़ी सी स्लो है ना। स्पीड ऑफ रोम इज स्लो, हाँ स्पीड ऑफ रोम रैम के मुकाबले क्या है, स्लोअर है। स्पीड ऑफ रोम इज स्लोअर कंपेयर टू रैम, या स्लोअर देन रैम, ऐसे लिख लेंगे आप। ठीक है, रैम से इसकी स्पीड थोड़ी स्लोअर है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज आपका है, जैसे हार्ड डिस्क लगी हुई है, अभी आप सेकेंडरी स्टोरेज पे जाएंगे, अभी तो प्राइमरी स्टोरेज की पार्ट पढ़ रहे हैं ना, इंटरनल का ही पार्ट है। लेकिन जब आप हार्ड डिस्क पे जाएंगे, जब आप पेन ड्राइव पे जाएंगे, जब आप दूसरी स्टोरेज भले वो कंप्यूटर में अंदर लगी हुई है 512 GB या 1 TB आजकल आने लगी है, तो वो उसको सेकेंडरी स्टोरेज कहा जा रहा है ना। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड है उसके मुकाबले रोम की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, फास्ट होती है, ये ध्यान रखना है ना। अभी जब तो हमने जो पढ़ा है रैम की स्पीड तेज है, उससे थोड़ी कम क्या है, रोम की स्पीड है, और उससे कम स्पीड किसकी है, स्टोरेज डिवाइसेस की। तो उनसे जो डेटा रिट्रीव होता है वो ज्यादा समय लेता है, ठीक है। इस तरह से कई बार क्या होता है, ऐसे अरेंज करने को भी आ जाता है, स्लोअर टू हायर या है ना लोअर टू हाई स्पीड में अरेंज करने के लिए आएगा। तो वहां हमें ये ध्यान रखना है कि रैम इनमें सब में हाईएस्ट स्पीड वाली है ना। उसके बाद रोम आता है, उसके बाद हमारे स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, ठीक, यानी सेकेंडरी मेमोरी आती है। इट कैन ओनली बी रीड, ऐसे लिख लीजिए, इट कैन ओनली बी रीड, है ना, कांट चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंपनी ने पहले से ही दी है। चेंज, नॉट इरेज्ड, नॉट इरेज्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। लाइट भागने पर या बंद करने पर ये इरेज नहीं होती क्योंकि ये तो कमांड है, ये तो ऐसे ही रहेंगी। फिर से तुम ऑन करोगे, फिर से वो उसी कलर का वॉलपेपर दिखाएगा, फिर से वो उस कलर की आवाज करेगा, फिर से वो कनेक्टिंग इंडिया बोलेगा, है ना। तो ये चेंज नहीं होती, नॉट इरेज्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है, अपने आप इरेज नहीं होती। आर फिक्स्ड, और ये क्या है, फिक्स्ड हैं, आर फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइस, जब बना है कंप्यूटर, है ना, जब सिस्टम बनाया है कंपनी ने तभी इसमें वो डाल दी गई है ना। और हर कंपनी के अपने सिस्टम के अलग अलग रोम हैं, अलग अलग उनके इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो कॉमन होते हैं, है ना। जैसे ऑन करने के बाद उसमें जो आइकन्स हैं, जो फिक्स आइकन्स हैं वो सभी में होते हैं, है ना। और उन उन जो आइकन्स में, जैसे माई डिवाइस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे सभी सिस्टम में क्या है, कुछ बहुत सारे आइकन आ जाते हैं, बहुत सारे उसके जो है पार्ट्स आ जाते हैं जिनमें बहुत सारे कॉमन चीजें, डाउनलोड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, माई फाइल्स हैं, ये ऐसे जो कुछ क्या बने हुए हैं, पार्ट्स बने हुए हैं या ऐसे जो फोल्डर्स बने हुए हैं वो लगभग कॉमन होते हैं। लेकिन अब अलग अलग कंपनी बहुत थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके कुछ अलग करने की कोशिश करती है, तो रोम में अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं। अपने एप्लीकेशन जिन सिस्टम्स में ज्यादा होते हैं उन सिस्टम्स की रोम, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस उसमें ज्यादा होंगे तो बड़ी होती है, ठीक है। तो ये कब फिक्स कर दिए जाते हैं, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइस, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के कंस्ट्रक्शन के समय ही ये फिक्स कर दिए जाते हैं। तो यहां तक मुझे लग रहा है, देखिए प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हमारे हो गए। प्राइमरी मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी सीपीयू का पार्ट है, और दो इसके पार्ट हैं प्राइमरी के, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों मिला के प्राइमरी मेमोरी बनती है। दोनों का स्टोरेज लिमिटेड है, दोनों की स्पीड हाई है, जिसमें रैम की स्पीड ज्यादा तेज है। दोनों को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दोनों काम आती हैं। स्टार्टिंग और रीबूटिंग, सॉरी बूटिंग और रिट्रीविंग डेटा के लिए दोनों काम आती हैं। रैम में थोड़ा सा अंतर यह है कि रैम को वॉलेटाइल कहा गया है क्योंकि रैम वो स्पेस प्रोवाइड कराता है जिसमें सॉफ्टवेयर रन करता है सिंपली, और वो सॉफ्टवेयर रन, अगली बार जब सॉफ्टवेयर रन करेगा तो उसको फिर से खाली जगह चाहिए।
तो वो सॉफ्टवेयर एक बार रन करने के बाद जब हम उसको क्लोज करते हैं फाइल को, तो वो वापस से उसको हार्ड डिस्क में भेज देता है और फिर से वो मेमोरी खाली हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, वोलेटाइल कहा गया है। और ये एकदम से इसको एक्सेस करते हैं तो इसलिए रैंडम एक्सेस इसको कहा गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्लीकेशन को रन कराने का काम आती है और इसकी स्पीड तेज होती है। वहीं रोम क्या है, रोम को स्थायी यानी नॉन वोलेटाइल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंपनी फिटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लाइट जाने पर भी, सिस्टम ऑफ होने पर भी वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो बनी रहती है। इसलिए ये क्या है, ये परमानेंट मेमोरी है और ये भी बूटिंग और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम आता है ना, सिस्टम बायस के लिए काम आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए काम आता है। और रैम के मुकाबले थोड़ा सा क्या है, स्लोअर है। इसको रीड किया जा सकता है, केवल देख सकते हो कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मेरे कंप्यूटर में हैं, है ना, उनको इरेज करना, चेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए केवल क्या करेंगे, आप रीड करेंगे, ओनली रीड, तो इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ तक ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हो गए जो कि सीपीयू से लिंक है, ये ध्यान रखना है, जो कि इंटरनल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है, इसलिए इनको इंटरनल और मेन मेमोरी भी दोनों को कहा गया है। आगे हम चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ कंफ्यूजन आपका, एक दो कंफ्यूजन दूर हुए। एक तो ये कि कई जगह लिखा आता है प्राइमरी मेमोरी क्या है, वोलेटाइल है, आप टिक कर देते हैं यस। तो प्राइमरी वोलेटाइल नहीं करनी है, प्राइमरी में रैम को वोलेटाइल बोलना है और रोम को परमानेंट बोलना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और रैम को इंटरनल और रोम को एक्सटर्नल नहीं बोलना है। दोनों क्या है, दोनों इंटरनल हैं, दोनों ही मेन मेमोरी हैं, दोनों ही सीपीयू का पार्ट है। तो यहां तक ये कंफ्यूजन जो हमें होते थे, इनसे सवाल निकालता है एग्जामिनर। तो दूसरा हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सर जो फोन में रैम और रोम होती है तो उसका मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए। भैया फोन में भी ऐसे ही होता है, जो आप रैम बोल रहे हो बेटा, 4 GB की रैम है आपके, अभी 8 GB 12 GB तक के फोन आने लगे हैं, ठीक है। और वो जो 256 और 512 GB जो आ रही है ना, वो आपकी रोम नहीं है। कंफ्यूजन तो यही है, क्या समझे, वो आपकी क्या है बेटा, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, वो आपकी हार्ड डिस्क है। रोम रैम के साथ ही अटैच है। रोम में वो इंस्ट्रक्शंस हैं, जब आप फोन ऑन करते हैं तो कंपनी का नाम आता है, घड़ी आती है और आइकन ऊपर आते हैं। ये सारी चीजें जो उसकी बेसिक ऑपरेशन है, उसको आप बदल नहीं सकते, वो चीज रोम में आती हैं फोन में, ठीक है। और जो 4 GB 6 GB 8 GB और रैम है, वो आप जब उसमें गेम खेल रहे हैं, आप जब उसमें फाइल ओपन कर रहे हैं, आप जब उसमें इंटरनेट चला रहे हैं, आप जब उसमें बहुत सारे टास्क आप करते हैं, वो उसको स्पेस देती है ना। एक कमरे में अगर आप फुटबॉल तो नहीं खेल सकते, एक कमरे में आप क्या छोटा सा एक खेल खेल सकते हैं, लेकिन इंडोर गेम में अगर आपको 2 खेलने हैं तो ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए, 4 खेलने हैं तो और ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए। यानी कि एप्लीकेशंस जितने ज्यादा रन कराने होंगे तो रैम उतनी बड़ी चाहिए। इसलिए हम आजकल क्या सर्च करते हैं, हमें ज्यादा GB रैम का फोन मिल जाए। तो रैम तो आपको क्लियर है, और रोम भी रैम से ही अटैच है, सीपीयू से ही अटैच है। वो भी क्या करती है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंपनी ने पहले से लिख के दिए हैं। अभी हम पढ़ रहे थे ना, दैट आर फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फोन इटसेल्फ, एट द टाइम ऑफ कुछ भी ऐसी डिवाइस। ऐसा नहीं है कि रोम जो है वो कंप्यूटर में और फोन में ही है। रोम बेटा आजकल गाड़ियों में भी रोम है। जब वो बताती है गाड़ी 100 किलोमीटर चलने के बाद कि आप रेस्ट कीजिए, आप चाय पीजिए, जब वो बताती है कि बेल्ट लगाइए, आपका बूट खुला हुआ है, आपका फ्यूल लो है, ये सब क्या है, आपकी स्पीड हाई है, ये सब क्या है, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंपनी ने डाल के दिए हैं उसमें, है ना। तो वो रोम है बेटा। वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए भी रोम काम आ रही है, आपको इन्वर्टर चलाने के लिए भी, आपको फ्रिज चलाने के लिए भी, आपको ऑटोमेटिक, अभी देखिए आप बहुत सारी ऐसी डिजिटल जितनी भी डिवाइस हैं जिनमें AI का भी यूज हो रहा है, जिनमें रोम का यूज हो रहा है, वहां जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं, है ना। जो कि ऑटोमेटिकली डिवाइसेस चल रही हैं, उनको पता है सिस्टम को कि कब किस निर्देश पे काम करना है। तो ये बेटा वो रैम है, वो रोम है। लेकिन जो आपकी मेमोरी है 256 GB फोन में, या 512 GB जो मेमोरी है, वो रोम नहीं है, वो क्या है, वो सेकेंडरी मेमोरी है, वो आपकी हार्ड डिस्क उसको हम बोल सकते हैं। यहाँ ये चीज क्लियर करनी है। ऐसे लैपटॉप में आप क्या है,
तो ये रोम नहीं बोलेंगे सर इसको, जो 256 ना 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 ना, हम अभी तक यही बोलते थे ना, हम यही कंफ्यूजन में आते हैं। रोम बेटा इसीलिए वो थोड़ा पार्ट सा है। यही देखिए कंफ्यूजन 256 थी। जीबी जब मेमोरी आप लेते हैं, उसमें तो आप अपनी जी फाइल अपनी सेव कर पाते हैं, उन जी फाइलों को डिलीट भी कर पाते हैं, नहीं जी जी। तो जब उन फाइलों को डिलीट कर पाते हैं तो वो वोलेटाइल हो गया, वो तो फिर क्या हुआ, वो तो अस्थायी मेमोरी नहीं रही ना। जी। उसको चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और उसको आप फोटो निकाल भी, के बाहर भी फेंक सकते हैं। उस दो सौ फोटो। छप्पन जीबी को, 512 जीबी को निकाल के आप बाहर फेंक देते हैं। जब करप्ट हो जाती है तो वो हार्ड डिस्क भी चेंज हो जाती है, कई बार करानी पड़ती है, तो उसके बिना भी कंप्यूटर चलता है। ये और ध्यान रखना है, यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार आ सकता है कि प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर सिस्टम चल जाएगा। फोन भी आपका चल जाएगा, बस क्या होगा, आप फाइल्स को सेव नहीं कर पाएंगे, यही तो है ना। तो आप पेन जी ड्राइव लगा के सेव कर सकते हैं, आप सीडी रोम में सेव कर सकते हैं, आपके पास दूसरे डिवाइसेस हो सकते हैं, अगर हार्ड डिस्क भी नहीं है तो ये हार्ड डिस्क है बेटा, ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसको रोम ना समझें आप। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमारा जो कंफ्यूजन होता है, वो रैम को हम समझ लेते हैं रैम, लेकिन जो हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क की जो मेमोरी है उसको हम रोम समझ लेते हैं। ये नहीं हमें समझना है। क्लियर है ना जी जी। चलिए सेकेंडरी मेमोरी पे बात करते हैं। द्वितीयक स्मृति है ये। तो अभी यहाँ भी देखिए इतना डिस्कशन हुआ, उससे भी समझ में आया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी जो है, आपकी जो इंटरनल हार्ड डिस्क लगी हुई है कंप्यूटर में या फोन में, जो 256, 312 और 1 TB आजकल आने लगी है, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, वो रैम रोम नहीं है। क्लियर, ठीक है। इसको हम बेटा बैकअप मेमोरी कहते हैं, बैकअप मेमोरी। ये कोई फंक्शनिंग में काम नहीं आती, इसके बिना कंप्यूटर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। इसके बिना कंप्यूटर बंद नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, बैकअप मेमोरी है। ये हमारा क्या है, गोडाउन है ये हमारा। अभी हम बात कर रहे थे ना, ये हमारा गोडाउन है, इसमें हमारा माल रखा है, ये हमारा क्या है, गोदाम है। इसके गोदाम, अगर गोदाम में माल रखा हुआ है और दुकान में बाहर माल रखा हुआ है, तो गोदाम का ताला नहीं खुलेगा और दुकान में माल है तो दुकान तो चलेगी ना। हाँ, लेकिन अगर दुकान का ताला नहीं खुला और गोदाम का ताला खोल दिया तो दुकान नहीं चलेगी। सिंपली यही चीज जो है यहाँ काम आती है। रैम और रोम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर चलेगा। तो इसको हम क्या करें, बैकअप मेमोरी है, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज है ये। अब देखिए इसमें और रोम में अंतर यही है, रोम भी परमानेंट है। रोम तो इतना परमानेंट है कि आप उसको इरेज ही नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो परमानेंट है उसको आप इरेज कर सकते हो, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और नॉन नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। अब देखिए जो रैम और रोम थी, जो प्राइमरी मेमोरी थी, वो सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल थी। सीपीयू अपने फंक्शनिंग के लिए उसको एक्सेस करता रहता, यूजर को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसमें क्या है, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, ये गोदाम है। तो गोदाम को किसके जरिए, गोदाम को डिस्प्ले यूनिट के जरिए, या गोदाम को बाहर जो आपका काउंटर है उसके जरिए यूज किया जा रहा है। बाहर लाके रखने की जगह आपको चाहिए, तो सेकेंडरी मेमोरी को यूज करने के लिए रैम की आवश्यकता होती है। रैम के जरिए ही कंप्यूटर सिस्टम या सीपीयू आपकी इस सेकेंडरी मेमोरी को या हार्ड डिस्क में जो फाइल्स हैं उनको वो यूज करता है। उन्हीं ऑपरेशंस को या सॉफ्टवेयर्स को वो सीधे यूज नहीं कर पाता, वो रैम के जरिए करता है। इसीलिए हम रैम पे फोकस करते हैं कि रैम को खाली होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। और इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह रहे हैं सिंपली, क्योंकि ये सीपीयू की यूनिट से थोड़ा क्या है, बाहर है भले कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर है और हार्ड डिस्क हम बाहर से भी लगा रहे हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हम बाहर से भी लगा रहे हैं। तो ये जैसे बाहर से हम लगा रहे हैं, ऐसे ही बस कंप्यूटर में क्या है, लगी लगाई आ गई है ना। तो ये
सीपीयू का पार्ट ना होने के कारण इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी इसको कहा गया है। एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी, बाहरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी इसको कहा जा रहा है। तो ये बाह्य आउट ऑफ सीपीयू, इसको यहां से थोड़ा सा याद रखें, ऐसे लिख लेते, आउट ऑफ सीपीयू है इसको, इसलिए एक्सटर्नल है, बाहर है ये, ठीक है। यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड फाइल्स, लॉन्ग टर्म, है ना, इन लॉन्ग टर्म ऐसे लिख लीजिए। तो ये लंबे समय तक, है ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट स्टोरेज है ना, तो इसको लंबे समय तक हम इसमें अपनी डेटा और फाइल्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले, रैम और रोम के मुकाबले इनकी स्पीड कैसी है, थोड़ी स्लोअर है, ठीक है। लेकिन इनका स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है, स्पीड इज स्लोअर कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, है ना। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? सर टाइम देख लीजिए। बस 5-7 मिनट में हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। इसमें अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जो कंफ्यूजन थे वो मुझे लग रहा है दूर हो गए होंगे, है ना। हमने बात की थी कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, ये ध्यान रखना, सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर चल सकता है, प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। और ये भले कंप्यूटर में फिक्स जो हार्ड डिस्क है हम उसको भी सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, बाहर से जो हम बहुत सारे डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस लगा रहे हैं उनको भी हम सेकेंडरी मेमोरी में ही कहते हैं। और सेकेंडरी इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सीपीयू का पार्ट नहीं है, ये आउट ऑफ सीपीयू की बात हम करते हैं। ये नॉन वोलेटाइल है, लंबे समय तक अगर इनको हम ये डिस्ट्रॉय होने से हम अगर इनको बचा लें तो ये हमें वर्षों तक हमारे डेटा को सुरक्षित रखते हैं। और ये लार्ज जो है इनका साइज होता है ना। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क भी, जैसे आजकल 1 TB और ये सब आने लगे हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास हैं जो बहुत बड़ी नंबर में हमें डेटा को स्टोर करने का सर्विस देते हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा डिस्कस कर लें बस इसके टाइप्स में। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज में सर कौन कौन से स्टोरेज हैं। हाँ बेटा जल्दी सर ये बोलो। सर जो ये इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, जैसे कैसे पहचानेंगे? जैसे ब्लू रे डिस्क आ जाता है तो ये हाँ तो बेटा एक्सटर्नल ये में। तो एक्सटर्नली हो गया ना। अच्छा, कैसे पहचानेंगे सर इसको? अब ये देखिए सिंपल फंडा ये बताया है, जो इंटरनल है ना बेटा वो सीपीयू से, मदरबोर्ड से कनेक्ट है, वो केवल जो चिप है सीपीयू की उसमें लगी हुई है। और कंप्यूटर के अंदर की बात है ना, कंफ्यूजन तो अंदर का है ना। ये तो देखो जी डिस्क, जो ब्लू रे डिस्क बोल रहे हैं, सीडी डीवीडी बोल रहे हैं, पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव बोल रहे हैं, या बहुत सारी डिवाइसेस जो बाहर से लगा रहे हैं कंप्यूटर में, केबल के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं या यूएसबी के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं, वो तो सभी एक्सटर्नल है बेटा, वो तो सभी सेकेंडरी है, उनमें तो कोई जी कंफ्यूजन है ही नहीं। जी कंफ्यूजन तो केवल क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो कंपनी फिटेड स्टोरेज है 1 TB या 512 GB, जिसको आप इंटरनल मान लेते हैं कंफ्यूजन में, उसको नहीं मानना है। वो एक्सटर्नल है, वो सेकेंडरी है, इसलिए है कि वो सीपीयू का पार्ट नहीं है, वो रोम जी नहीं है। रैम और रोम अलग हैं, है ना, कैश मेमोरी जी अलग है, रजिस्टर अलग है, और भी मैं आगे थोड़ा सा इसको बात करूंगा आगे। 1-2 तरह की और मेमोरी सीपीयू के साथ अटैच है, वो सब इंटरनल का पार्ट है। लेकिन सेकेंडरी में हम जो पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी में हम सीधा पढ़ रहे हैं कि वो आउट ऑफ सीपीयू, हमने बात की ना, वो आउट ऑफ सीपीयू है, वो सीपीयू का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको एक्सटर्नल कहा गया है, इसलिए इसको ऑक्सिलरी कहा गया है, इसलिए उसको जो है सेकेंडरी मेमोरी कहा गया है। क्लियर है ना? जी अभी जब डिवाइसेस के नाम आप लेंगे तो और क्लियर आपको हो जाएगा। चलिए इसमें आएगा आपका देखिए पहला तो है इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज है। ये सब क्या है, ये हम इसको किस किस तरह के स्टोरेज हो सकते हैं सेकेंडरी, उसमें हम बांट के चलेंगे, उसी में आपकी हार्ड डिस्क भी कहीं ना कहीं आ जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज,
चुंबकीय पद्धति पर ये मैग्नेटिज्म पे ये आधारित होते हैं। इनमें मैग्नेटिक टेप वगैरह होती हैं और इनमें क्या होता है कि कुछ घूमने वाली ड्राइव होती हैं, है ना, घूमने वाली, वो मैग्नेटिक टेप घूमती हैं और उस टेप को रीड करने के लिए एक रीडर होता है, उसके आधार पर ये मेमोरी हमें रीड करने में इसकी मदद मिलती है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज कौन से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कई बार, है ना, कि इनमें कौन सा मैग्नेटिक है, इनमें कौन सा ऑप्टिकल है, इनमें कौन सा सॉलिड स्टेट है। तो ये 3 तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक, देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज में आपके पास है हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, ड्राइव, इसको हम बोलेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, मेमोरी कार्ड बेटा सॉलिड स्टेट है, उसमें कोई ड्राइव नहीं घूमती। इसका ड्राइव का मतलब है कि ये बेटा मूवेबल होती है। यहीं से आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर होगा। ये जो हमारे हार्ड डिस्क लगी हुई ना कंप्यूटर के अंदर, तो वो एक क्या है, वो एक छोटा सा फोन के साइज की लगभग होगी, तो उसके अंदर एक छोटी ड्राइव घूमती है, मैग्नेटिक टेप उस पर चलती हैं, तो वो टेप जो है फिर वो डेटा को देने का काम करती हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव ये हमारे लैपटॉप में पहले आती थी, अभी भी आती हैं, और ये हार्ड डिस्क जो है ये इनबिल्ट हार्ड डिस्क जो कंपनी हमारे लैपटॉप में लगा के देती है, ये वही हार्ड डिस्क है ना। और ये तो अंदर फिट आ रही हैं, कुछ बाहर से भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के बाहर से हम डिवाइस नहीं लगा सकते। हार्ड डिस्क हम बाहर से भी लगा लेते हैं, बहुत सारी बाजार में हार्ड डिस्क आजकल आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े साइजों में, 2 टीबी 4 टीबी, तो वो भी हैं। उनमें सब में क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से ये काम करती है। तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसको फिक्स ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है फ्लॉपी डिस्क, अभी तो ऑपरेशन में नहीं है, ये थोड़ा पुराने तरह की ये डिस्क हैं। हमारे समय में फ्लॉपी हम यूज करते थे, जब रिसर्च का वर्क हम करते थे, थीसिस वगैरह हम फ्लॉपी डिस्क में सेव करते थे। 10-15 रुपए की एक डिस्क, छोटी सी, एक क्या है, एक जैसे एक कार्ड की तरह ये यूज होती थी। बहुत पतला सा एक ये डिवाइस है, जैसे फोन से भी पतली सी, और 2 इंच बाई 3 इंच का एक ये कार्ड जैसा होती थी, और ये सीपीयू में एक जगह होती थी स्लॉट, उसमें ये लगती थी। फ्लॉपी ड्राइवर वो होता था। आजकल के तो सीपीयू में फ्लॉपी ड्राइवर इसीलिए नहीं आते कि फ्लॉपी डिस्क बंद हो गई, इनकी स्टोरेज बहुत कम होती थी। इसमें एमबी में केवल स्टोरेज होता था, 20 MB 50 MB, बस इतना स्टोरेज होता था, और केबी में स्टोरेज होता था। यानी केवल रिटन मटेरियल, आपकी जो फाइल्स हैं, आपके जो कुछ क्या है, टाइप किए हुए टेक्स्ट हैं, उनको तो ये स्टोर कर लेता था, 1000-2000 पेज को, बस इतना। लेकिन अभी वो किसी काम के नहीं रहे। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड थी। और नेक्स्ट थी मैग्नेटिक टेप। अब देखिए, जैसे पहले आपके वीसीडी प्लेयर, वो आपके वीसीआर जो आते थे, वीसीआर में जब हम एक बड़ी कैसेट लगाते थे, बहुत बड़ी एक बुक की साइज की कैसेट लगती थी, आपको याद होगा कुछ लोगों को, तो उसके अंदर टेप घूमती थी, है ना, वो टेप, वो मैग्नेटिक टेप है। जी सर, और मतलब हाँ, चौड़े में आती थी वो, चौड़े में आती थी, और उसका एक छोटा रूप होता था। किस काम आता था वो? केवल ऑडियो सुनने के काम आता था। वो टेप ऑडियो सुनने रिकॉर्डर में में, काम अगर किसी को आता था। याद आ रहा हो, किसी घर में पुराना टेप रिकॉर्डर होगा, कैसेट कहते थे हम उसको, याद है, कैसेट प्लेयर जो होता था, तो कैसेट में आपको वो दिखती भी थी, वो मैग्नेटिक टेप घूमती हुई। तो वो मैग्नेटिक जी टेप सर, एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर से रन करती थी, और वो डिवाइस उसको सेंस करके वो मैग्नेटिक फील्ड से वो हमें क्या करती थी, ऑडियो हमें सुनाने का काम करती थी। तो ये वो हैं। इनमें अब हार्ड डिस्क का, अब देखिए धीरे धीरे सबका चलन बंद होता जा रहा है। मैग्नेटिक टेप भी बंद हो गए, फ्लॉपी डिस्क भी बंद हो गई हैं, और हार्ड डिस्क ड्राइव अभी और सर काम आ रही है, सीडी लेकिन भी तो आती हार्ड, थी। हाँ बेटा, वो ऑप्टिकल में आएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव भी अब धीरे जी धीरे क्या हो रही हैं, कम यूज की हो रही हैं अभी, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड कम है। अभी हार्ड डिस्क ड्राइव का काम किसने ले लिया लैपटॉप में? अभी जो लैपटॉप आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो एचडीडी नहीं आ रहे, मतलब एचडीडी भी आ रहे हैं, लेकिन अच्छे लैपटॉप जो हम लेना चाहते हैं, वो हम लेना चाहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव का। उसमें क्या होता है, उसमें ड्राइव नहीं घूमती, उसमें कोई वो घूमने वाला, कोई टेप वाला काम नहीं होता, है ना। तो वो कैसी है, वो यूजेबल ज्यादा है, पोर्टेबल ज्यादा है, उसका साइज कम है, उसमें स्टोरेज ज्यादा आता है, वो मजबूत ज्यादा है, गिरने पे खराब नहीं होता, समझे।
तो और उसकी स्पीड बहुत तेज है, उससे जो ऑपरेशंस हैं, मल्टीटास्किंग है, वो तेजी से होती है, वो महंगी आती है। तो आजकल के लैपटॉप में, जो महंगे लैपटॉप हैं, उनमें SSD करके आता है, वो सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो वो HDD की जगह, इस हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव आने लगी हैं। तो अब ये HDD भी कहीं ना कहीं क्या होने जा रही है, ये भी बंद होने जा रही है। ठीक है, तो ये प्रकाशिक जो आपका डिजिटल आपके जो तकनीक है, सॉरी मैग्नेटिक चुंबकीय जो आपकी जो तकनीक है, उस पर ये काम करते हैं। एक क्वेश्चन कभी यहां से आता है। दूसरा है हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज, जो आप बात कर रहे थे, ऑप्टिकल स्टोरेज। ये लाइट से काम करता है, वो मैग्नेट से काम करता है, ये लाइट से। इसको हम प्रकाशीय डिजिटल तकनीक कहते हैं, तो ऑप्टिकल है ना। तो इसमें हमारे पास हैं CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट CD आप सभी ने यूज किए हैं, लेकिन अभी CD का भी क्या हो गया, प्रचलन खत्म हो गया है, क्योंकि CD में भी क्या स्टोरेज कम आता था, खराब जल्दी हो जाती थी। ठीक है, और CD को CD रोम भी कहा जाता था, है ना। इसमें भी दो तीन तरह की CD आती हैं। देखिए, एक मिनट, हाँ, CD में एक तो बेटा आती है CD रोम। इसमें क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। CD रोम कई बार क्या है, ऐसे सिस्टम खुद से यूज करते थे जिनमें जैसे वही जैसे हम रोम में यूज करते हैं, केवल इसको रीड करा जा सकता है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी आती थी CDR, CDR यानी CD क्या है, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, है ना। ये पहला है CD रोम, रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसको हम रिकॉर्ड करने के लिए काम में लेते थे। और तीसरा है हमारे पास CDRW, रीराइट RW, इसको इरेज करके दोबारा से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इनके ये नाम है, बस इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी कहीं आ जाते हैं कि इनमें से ये कौन सा है ना, या इसकी क्या फुल फॉर्म है, CDRW को क्या कहते हैं। तो CDRW मतलब रीराइट, CDR मतलब कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और CD रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो CD के बाद जो हमने CD का बेटर वर्जन जो खोजा, वो है हमारे पास DVD में क्या था, स्पीड तेज थी, ये इसकी ज्यादा यूजेबिलिटी थी, इसका स्टोरेज ज्यादा था। एक ही डिस्क में जहां CD अगर 1 GB भी स्टोरेज नहीं कर पाती थी, आपको याद आ रहा होगा, पहले तो 200-400 MB वाली CD आई, फिर 700-900 MB वाली CD आती थी। और एक मूवी 3 घंटे की मूवी हम लाते थे, तो उसमें हमें 2 या 3 डिस्क वो देते थे, याद है किसी को। और जब DVD का प्रचलन आया, तो DVD की क्वालिटी बेटर हो गई, लेकिन एक ही DVD में कई सारी मूवी आने लग गई एक ही डिस्क में, है ना। तो CD क्या हो गई, CD प्रचलन से बाहर हो गई और DVD आ गई। DVD की साइज जो है 5-6 GB नॉर्मल से लेके 30-40 GB तक की DVD अवेलेबल है। तो ये है DVD में भी हमारे पास क्या क्या है। DVD रोम, DVD-R और DVD-RW, है ना। DVD मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना। ये आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, लिख लीजिए, डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कहा जाता है, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ये भी कहा जाता है। तो CD की तरह ही CD DVD रोम भी है ना। रीड ओनली मेमोरी वाले हैं, DVD-R है रिकॉर्डेबल है, और DVD-RW है रीराइटेबल है। ये
यहाँ है। ऑप्टिकल में एक हमारे पास होता है ब्लू रे डिस्क, ये इसका डीवीडी का भी क्या है, एडवांस वर्जन है, ब्लू रे डिस्क है ना। ब्लू रे डिस्क इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या है, जो क्योंकि ऑप्टिकल स्टोरेज है ये भी, इस पे भी लाइट पड़ती है। देखिए सीडी डीवीडी ये क्या है, ये घूमती हुई डिस्क हैं, और इनमें क्या होती है, सेल्स होती हैं, इनमें क्या होती है, लेयर्स होती हैं। लेयर्स पे जब हमारे लाइट पड़ती है तो वो लाइट के जरिए उसको रीड और राइट किया जाता है ना। तो इसमें क्या है, ब्लू लाइट से, सीडी और डीवीडीज में रेड लाइट से वो फंक्शन करती है, लेकिन जो ब्लू रे डिस्क है उसमें ब्लू लाइट से वो फंक्शन करती है, तो इसलिए उसका नाम ब्लू रे डिस्क पड़ गया है। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है डीवीडी का, इसके स्टोरेज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, 200-300 जीबी तक का स्टोरेज एक ब्लू रे डिस्क में किया जा सकता है ना। BRD हम इसको बोल सकते हैं, BRD, ठीक है, ब्लू रे डिस्क। ये इसका एडवांस वर्जन है, इसकी क्वालिटी बेटर होती है, इसमें ज्यादा स्टोरेज होता है और इसकी स्पीड भी अच्छी होती है, और ये इसको लॉन्ग लाइफ के लिए इसमें स्टोरेज किया जा सकता है। तो ये है हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज। और थर्ड और लास्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। SSD की जो हम बात कर रहे थे, जो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव का जो बेटर वर्जन है, जो उसका रिप्लेसमेंट है, आजकल जो बहुत ज्यादा उसका चलन चल गया है, क्योंकि उसकी स्पीड तेज है, उसको पोर्टेबल भी है, साइज भी कम है, स्टोरेज ज्यादा है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना। उसे हम कहते हैं SSD। HDD की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं आजकल, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। फास्टर है, लाइटर है, लॉन्ग लाइफ है, पोर्टेबल है ना, एनर्जी एफिशिएंट भी है ये, और फटाफट कंप्यूटर इससे स्पीड से रन करता है। तो ये है। दूसरा है इसमें पेन ड्राइव, जिन्हें कि हम USB के रूप में बाहर से लगाते हैं, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी हम कहते हैं, फ्लैश ड्राइव, ठीक है, ये पोर्टेबल डिवाइस है। और तीसरा इसमें है मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये सब क्या है, ये सॉलिड स्टेट क्या है, स्टोरेज है, ये सॉलिड है ना, इनको गिरने से खराब नहीं होता, और इनको छोटे स्टोरेज, छोटे साइज होने के कारण इनको आसानी से यूज किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, पोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी इजी टू यूज है, और एनर्जी एफिशिएंट है, लॉन्ग लाइफ इनमें रहती है, और फास्टर है, और ज्यादा स्टोरेज में मिल जाता है। तो कहने का मतलब, सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी स्टोरेज से ये अलग स्टोरेज है, बैकअप मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। रैम रोम से इसका कोई मतलब नहीं है। एक स्टोरेज तो सेकेंडरी हमारा हार्ड डिस्क के रूप में कंप्यूटर सिस्टम में ही इनबिल्ट होता है, कंप्यूटर में। दूसरा हम बाहर से यूज करते हैं, इसमें भी दो तरह के हैं, है ना, एक फिक्स्ड, एक रिमूवेबल। इस तरह से भी कहीं क्वेश्चन आ सकता है। तो फिक्स्ड सेकेंडरी जो मेमोरी है वो तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के रूप में है, और रिमूवेबल जो है वो आप एक्सटर्नली आप अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं, वायर्स के जरिए या USB के जरिए, जिनमें मैग्नेटिक स्टोरेज है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक और हार्ड डिस्क। दूसरा हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज है, CD DVD ब्लू रे, और तीसरा हमारे पास है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, SSD, पेन ड्राइव और मेमोरी। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी मेमोरी के प्रति, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और आपके एक्सटर्नल, इंटरनल, और आपके सेकेंडरी के पार्ट्स, और रीड, रैम और रोम, इनका मुझे लग रहा है कि समझ आपकी बनी होगी। इनमें किसी को कोई प्रश्न है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत आएंगे, है ना। अभी हम अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, है ना। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो हमने जैसे डिस्कस किया है, इनमें से हम क्वेश्चंस को अब निकाल पाने की समझ बना पाए। तो किसी को कुछ पूछना है? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। अच्छा अच्छा, इतने शांत क्यों हो गए? ठीक है, मैं समझता हूँ सारी चीजें क्लियर हैं। यस सर।
चलिए, तो आज रॉबिन का सर की टाइम क्लास काफी हो गया। हमेशा मैराथन होती है। लगभग 10 बजने वाले हैं सर। लगातार 2 अच्छा अच्छा। घंटे से बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ आईसीटी के एक गूढ़ विषय को भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो ये सर का ही व्यक्तित्व है, सर की ही शिक्षण शैली है कि विद्यार्थी 2 घंटे तक लगातार जुड़े हुए हैं इतनी रात में भी। तो सर आज की बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत सहज विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्रित कक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करते रहें और विद्यार्थी आप सभी सर के बहुमूल्य, अमूल्य इस ज्ञानवर्धक कक्षाओं का पूरा लाभ लें। और सर जो पढ़ा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखें तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सर के नोट से आते हैं। सर जो पढ़ा रहे हैं मैंने भी देखा है। तो अब कुछ नेक्स्ट वीक से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। तो उससे आप देख पाएंगे कि जो क्लासेस हो रही हैं उनमें आपको पूरी तरह से प्रश्न मिल रहे हैं। और विद्यार्थियों आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप भी अपनी तरह से क्वेश्चन करते रहें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्लास के बाद में या अगली क्लास में भी आप पूछते रहें। तो इस प्रकार से धैर्य के साथ सर ने क्लास लिया और विद्यार्थी सभी जुड़े रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन सर। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो सर आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैंग सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग जुड़े रहे और धैर्य से आपने हमें सुना, और मैं समझता हूँ कि